क्या हाल चाल है भाई। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, आज मैं क्या क्या शेयर कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस की डीपीपीज जो आपकी बची हुई हैं, और एनाटॉमी की, और आपको मैं इसकी भी दे दूंगा। आ, क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले की। ठीक है। ठीक है, कल परसों तक में आपको सारी मिल जाएंगी, और आज रिवीजन का प्लानर दूंगा, इवनिंग तक आ जाएगा। माइलस्टोन का टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको बेटा बता देंगे। अब क्योंकि 11th हो गई है तो उसके बाद बात करते हैं। चालू करें मामला? रेडी हो? हाँ, आज कौन सा है? 10 तारीख है, 10 नवंबर। तो 10 दिसंबर, 10 जनवरी, और शायद 30 जनवरी है, या दो। कितनी जनवरी? 10 दिसंबर, 10 जनवरी है। हाँ। यस। डीपीपी किधर मिलती है बेटा आपको? डीपीपी अदर कंटेंट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। वैसे तो आपको पिछले साल की डीपीपीज भी हैं, उसमें इंप्रूव करके वेदांतु की वीडीपीपी आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा जो आपको तेजस सिद्धि बोली है, उसमें आपको अदर कंटेंट का एक शायद है, उसमें मिल जाएगी। मैं आपको रिपीट कर देता हूं। आपको मॉर्फोलॉजी की तेजस सिद्धि देनी है। एनाटॉमी पूरी अभी मैं आज डाल दूंगा, फोटोसिंथेसिस आज डाल दूंगा। उसके बाद रह जाएगी रेस्पिरेशन, पीजीआर, और ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो चांसेस है इस चैप्टर की मैंने दी हुई है टाइप होने के लिए, वो आ जाती तो आज वो भी मिल जाएंगी। तो 1 से 2 दिन में आपकी सारी डीपीपी मिल जाएंगी। ऑन टाइम हो जाएगा। ऑन टाइम का मतलब क्या है कि चैप्टर अभी ये खत्म तो नहीं हुआ, चालू हो रहा है, आपको पहले ही मिल जाएगी। और मैं तैयारी कर लूंगा किसके लिए? जेनेटिक्स के लिए भी। चांसेस क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में माइक्रोब्स करा दूं, क्योंकि माइक्रोब्स एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में हो जाएगा, तो छोटा चैप्टर है, उतनी दिक्कत उसके साथ नहीं होती है। यस। यस। लिविंग वर्ल्ड बेटा अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा जिन बच्चों का रह गया है। यस यस यस, वॉइस लो है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्लास 12 के लिए रेडी? हाँ भाई, क्लास 12 के लिए रेडी हो? हल्की सी बढ़ाई है आवाज। यस। लिविंग वर्ल्ड अंकुश मंजिल से भी कर सकते हैं। हाँ, मैं वैसा ही कुछ रिकॉर्ड करके दूंगा आपको। यस। ठीक है, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। अच्छा, एक प्रॉपर प्लानर में दूंगा आपको रिवीजन का, 1 महीने के आसपास का, जिसमें आपकी 11th रिवाइज हो जाएगी, है ना? तो ये 1 महीना आपके लिए ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि 12th भी चल रही होगी और 11th भी रिवाइज कर रहे होंगे आप। ठीक है। इस महीने के मेरे ख्याल से लास्ट तक जाते जाते जेनेटिक्स अपने स्टार्ट कर रहे होंगे, और अगले महीने में जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे। ध्यान रखना इस चीज को। तो आपको मेहनत लगेगी जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? बायो में टोटल कितने आते हैं? 90। तो 90 में से एनी हाउ 10 क्वेश्चन दोनों चैप्टर मिला के जरूर होंगे। तो आप समझो कि 10 क्वेश्चन 90 में से सिर्फ जेनेटिक्स के 2 चैप्टर के। किसी साल 13 भी आए हैं, 13, 13। किसी साल 12 भी आए हैं, और उसमें सेल साइकिल के 5 और जोड़ दोगे तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके 2 चैप्टर जेनेटिक्स और सेल साइकिल के हैं। तो अब क्या है, प्रॉपर एक प्लानर के थ्रू चलेंगे, रिवीजन प्लानर के थ्रू। मैं आपको उसकी सारी चीजें दूंगा, जैसे एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, एक उसका शॉर्ट नोट भी दे दिया, जो आपको सुटेबल लगे उसके हिसाब से करें, है ना? और पर टेस्ट देना है, हर एक का टेस्ट देते हुए चलना है। ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, उस तरीके से प्लानर पे चलेंगे। ठीक है। टेलीग्राम पे मिलेगा आपको सब कुछ, मेरे अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे, वहां मिलेगा। वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी आसानी से। यस। ठीक है। हाँ। यस। हाँ।
प्रोटोन वाले बैच के नोट्स चल जाएंगे? हाँ बेटा चल जाएंगे। राम पुकार दास, इन्फिनिटी वालों को बिल्कुल मिलेगी और वो वाली मिलेगी आपकी ऑनलाइन। डर लगने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, अभी आधा बाकी है। चलें, द्रोणा के नोट्स हैं और प्रोटोन के नोट्स हैं और भी बैचेस के नोट्स हैं बेटा। मैं फिर रिपीट करता हूं, ड्रॉपर के नोट्स थोड़े से कंप्रेस होते हैं 12th के नोट्स से तो ज्यादा। अगर आपके पास ड्रॉपर बैच के नोट्स हैं तो वो चल जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में तो किसी भी बैच के चल जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बदलाव होता नहीं है। जेनेटिक्स में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। हाँ, स्टार्ट करें। प्रिंस में एक बार पता करता हूं आज। बेटा यकीन वाले मेरे 2023 वाले नोट्स हैं। अच्छा, चल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाटा होगा, उसको देख लेना, अगर हटाना होगा तो हटा लेना। ठीक है, हाँ, वो तो चल रहे हैं वहां पर, अभी भी लोग बेच ही रहे हैं उसको, बैच को बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलें, स्टार्ट करें। हाँ चलिए, चैट प्राइवेट करते हैं, आज की डेट डाल लो। ठीक है, मंजिल के नोट चल जाएंगे 100%। अब सारे बैचेस के चल जाएंगे, आप अपनी डेट डाल लो। मैं फिर बार बार बोलता हूं आपको, इस चैप्टर में तो आपके चल जाएंगे, पर जेनेटिक्स में कोशिश करना साथ के साथ बना लेना, ताकि आप रिवाइज कर सको दोबारा से, जेनेटिक्स में खासकर, है ना। क्लियर, आज की डेट डाल लो। आज क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं और पहला लेक्चर है, और प्रॉपर मैं आपको बेसिक से जोड़ के इसको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे इस चैप्टर में। तो मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें मैं स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के बारे में आपको बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे किससे, प्लांट किंगडम से। लिंक विद प्लांट किंगडम, किससे लिंक करेंगे, प्लांट किंगडम से। यस और नो, यस और नो, यस सर। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ने वाले हैं। यस, अब प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन बोल सकते हैं। और फिर उसके अंदर कैसे गैमेट बनता है, तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस पढ़ेंगे, कि किस तरीके से, हाँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन फॉर्मेशन होती है। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में पढ़ रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पिस्टिल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। ठीक है, वो पढ़ेंगे। और फिर यहां पर पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, किस तरीके से मेगास्पोर बनता है एंड एम्ब्रियो सैक बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग लेंगे, वहां पर हम लोग लेने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां पर हम लोग लेने वाले हैं पॉलिनेशन। क्या लेंगे हम लोग, पॉलिनेशन लेंगे। पॉलिनेशन के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जो इससे रिलेट थोड़ा कम है, उसका नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है, वो पढ़ेंगे। एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। यस, ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, एक अलग से पूरा टॉपिक बड़ा। तो सबसे ज्यादा टाइम आपको इसी में लगने वाला है, किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। यहां पर हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, है ना, सिनगैमी, और ये प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यहां पर क्या पढ़ना है बेटा, कौन से चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इसमें अपने पास क्या आएगा, इसमें अपने पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे बनता है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे। यस, फिर सीड और वो पढ़ेंगे, सीड एंड फ्रूट, इसको डेवलप कराएंगे।
फ्रूट के कुछ टॉपिक आप लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे से कुछ टॉपिक हैं जिनका नाम है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने। अब सवाल ये उठता है कि ये चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप हमेशा याद रखना, आपको नॉर्मली इससे पहले क्या होता था, जब 2013 का पेपर देखोगे, 12 14 वगैरह का देखोगे, तो 4 क्वेश्चन आते थे। तो मैं 3 से 4 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट करता हूं। तो क्योंकि इसमें से पहला चैप्टर डिलीट भी हो गया, एक रिपीट, तो 4 क्वेश्चन मानते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से जरूर आ जाता है, एक क्वेश्चन आपका पॉलिनेशन से आता है, बाकी का बचा हुआ इससे 1 से लेके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिनेशन से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, मतलब बहुत कॉमन है कि पॉलिनेशन से एक क्वेश्चन आए। ये वो चैप्टर है बेटा जिसमें प्रॉपर एनसीईआरटी आती है, मतलब डीप एनसीईआरटी इसी चैप्टर से पूछी जाती है। 2000 मतलब शायद 17 का या 18 का पेपर का हम सॉल्यूशन बना रहे थे, तो वहां पर प्रॉक्सिमल और डिस्टल पूछा हुआ था, तो बहुत सारे टीचर्स को डाउट रहता है। ये वो चैप्टर है जिसको ध्यान से एनसीईआरटी इसकी रीड करनी है, इसकी नोट्स के अलावा भी एनसीईआरटी रीड करनी है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? आशीष लक्ष्य बैच के हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा बच्चे। आप टॉपिक के नाम लिख लो। हाँ, प्लानर फिर से दूंगा चंचल में, मतलब प्रॉपर माइलस्टोन का दोबारा रिवाइज करूंगा उसके साथ। ये स्लाइड लिखनी जरूरी, यहां लिखना चाहिए, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब 12th स्टार्ट होती है तो फिर से लाइव आते हैं बच्चे। मैं आप लोगों से बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूं, प्लीज जेनेटिक्स को लाइव करना और प्रॉपर तरीके से करना जैसे मैं कराऊंगा, क्योंकि लगभग 12 से 13 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के ऊपर जाएगा। और इस 1 डेढ़ महीने में, 1 महीना से लेके सवा महीने में अपनी 11th रिवाइज कर लो, आपके बायो का स्कोर उठ जाएगा आराम से अच्छा खासा। आपके पास बहुत टाइम रहेगा और भी चीजें करने का। दूसरी चीज, सिलेबस अगर आप कंपेयर करोगे पिछले सालों के कंपैरिजन में, इस साल हम जल्दी करा रहे होंगे, खत्म कर रहे होंगे बायो आपकी खासकर, तो आपको एक टाइम और रहेगा एक्स्ट्रा, आपके कोई भी बैकलॉग है उनको भी कंप्लीट कर पाओगे। पर पैनिक कर कर करंट वाले को मत छोड़ो, कभी भी क्या होता है, करंट छोड़ के बैकलॉग मत किया करो। बैकलॉग के लिए अलग से समय निकाला जाता है। यहां तक समझ में आ रही है बात को? पैनिक करना बहुत आसान है, मैं बहुत, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान मैं ही हूं ऐसा लगता है, लेकिन रियलिटी अगर आप देखोगे ना, तो आपसे भी बड़ी प्रॉब्लम वाले लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको बेसिक कुछ नहीं आता, तब भी वो गांव में एक उम्मीद के साथ पढ़ रहे हैं। यस, तो आपको उस तरीके से जाना है, ठीक है। मैं उस तरह की मोटिवेशन बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं यार, मतलब अभी भी 720 आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 720 हमें लाने क्यों है? मुझे तो मान लो सीट चाहिए, गवर्नमेंट सीट, चाहे वो 550 में मिल जाए, एक बढ़िया कॉलेज की गवर्नमेंट सीट चाहिए, वो चाहे कितने नंबर पे मिल जाए। अब मुझे एम्स चाहिए कि नहीं चाहिए, उस दिन पे डिपेंड करेगा, और दिन तक कितनी तैयारी पे। अभी तो मुझे गवर्नमेंट सीट चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। हाँ, बायो की 2 क्लास होगी? नहीं, बायो की एक ही क्लास होगी आपकी। और 1:15 से लेके 3:30 3:15 तक होती है। एमडी सर लेते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरी होती है। आज मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एसीपी सर अवेलेबल नहीं थे, तो स्लॉट खाली था तो मैंने ले लिया, बस। यस। उत्कर्ष बिना एनसीईआरटी के आपके बन जाते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। प्रिंस, ये सवाल गलत नहीं है कि दिल्ली एम्स को छोड़ के कौन सा जीएमसी अच्छा है। गलत क्यों है? क्योंकि समय ठीक नहीं है, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स पढ़ रहे हैं, और दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं स्टेमन का, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। वो सवाल गलत क्यों, मैं बता देता हूं। जैसे अभी फसल बोई नहीं है, तुम कह रहे हो कि यार आलू की फसल बोई नहीं, यार आलू के समोसे खाएंगे। भाई पहले फसल बोले, रिजल्ट आने दे, फिर बात करते हैं ना। बिना रिजल्ट आए तो तेरे मानने से कुछ नहीं होगा ना बच्चे, ठीक है। सर जब तक बड़ा गोल नहीं देखेंगे, बेटा गोल बड़ा देखने का मतलब भी समझ ध्यान से। लोग कहते हैं कि बड़ा गोल देखो, इसका मतलब उसके लिए प्रयास करो, खाली देखते मत रहो। देखते तो तुम पता नहीं क्या ही हो। यस, ठीक है बेटा। हम्म
सृष्टि बेटा एक एकलव्य टेस्ट सीरीज इन्फिनिटी वालों को मिलेगी, मैं पता कर देता हूँ, मिलना चाहिए, ऑनलाइन मिलेगी। बेटा दिन कैसे खत्म हो जाता है ये मुझे भी नहीं पता चलता, क्योंकि दिन छोटे हो गए, सर्दी आ गई ना। ठीक है, चालू करें, स्टार्ट करें। पहला कॉन्सेप्ट क्या है बताओ, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट, इसका कॉन्सेप्ट है। किसमें बात कर रहे हैं हम लोग? स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का कॉन्सेप्ट किसमें बात कर रहे हैं बताओ, किसमें बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फॉर एंजियोस्पर्म के लिए। ये फर्स्ट टॉपिक है, ये आपको नेक्स्ट उससे जोड़ देगा, नेक्स्ट टॉपिक से लिंक कर देगा, है ना, क्योंकि लास्ट आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा था। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा था, अगर याद नहीं है तो लिख लेंगे। एल्गी एंड ब्रायोफाइट में ये लोग कैसे प्लांट होते हैं आपको याद है? एल्गी और ब्रायोफाइट ये लोग हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या होती है? किसी को याद है ये बात? डोमिनेंट मतलब मेन, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है सर? डोमिनेंट प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है। तो इसीलिए कौन से प्लांट होते हैं जल्दी बताओ, इसीलिए कौन से प्लांट होते हैं? हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। उसके बाद मेरे पास टेरिडोफाइट, याद करेंगे टेरिडोफाइट, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म, यस, एंड एंजियोस्पर्म। ये सारे डिप्लॉइड प्लांट है। ये सारे कैसे प्लांट है? डिप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि इनकी जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, इनकी क्या है? डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है ना। स्पोरोफाइट जो है वो क्या है? डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये डिप्लॉइड प्लांट है, ये स्पोरोफाइट है, इनमें डोमिनेंट प्लांट बॉडी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? आपको पहले ही बता दो, बस यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाले डिप्लॉइड प्लांट है। अब मैं आपको बात करता हूं टेरिडोफाइट की, ध्यान सुनेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट की। बताओ जरा, टेरिडोफाइट में हमारे पास, अगर आप लोगों को याद हो तो सबसे पहले हमारे पास टेरिडोफाइट कैसे थे? डिप्लॉइड प्लांट थे। हां सर, डिप्लॉइड थे, यस। उनमें स्पोर कहां बनते हैं? याद है किसी को? स्पोर कहां बनते हैं? स्पोर बनते हैं किसमें? इन स्पोरेंजिया। कहां बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं। दूसरी चीज अगर आपको याद हो, एक चीज और याद हो, इनमें क्या होता है? कोन प्रेजेंट होता है कुछ में। किसमें? कुछ में कोन प्रेजेंट होता है। और व्हाट इज कोन? कोन क्या है? एक तरह का ग्रुप है स्पोरेंजियम का, यस और नो? स्पोरेंजियम का ग्रुप होता है, उसको हम कोन बोलते हैं। अच्छा, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा? आप समझना पड़ेगा, ये भी डिप्लॉइड प्लांट है, यस, डिप्लॉइड प्लांट है। अब इनके अंदर स्पोर कहां बनेगा? स्पोर इनके अंदर भी स्पोरेंजिया में बनता है। फॉर्मेशन कहां होगी? इनसाइड स्पोरेंजियम। पर ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये कैसे होते थे सर? हेट्रोस्पोरस थे। इस वजह से दो टाइप के क्या थे? स्पोरेंजियम थे। दो टाइप के क्या थे? स्पोरेंजियम थे। और उसी तरीके से दो टाइप के हमारे पास क्या है बेटा? टू टाइप ऑफ हमारे पास कोन प्रेजेंट होते हैं। याद आया नहीं आया? याद आया नहीं आया? तो जिम्नोस्पर्म में दूसरी चीज क्या होती है बेटा? इनमें जो फीमेल कोन होता है, फीमेल कोन जो होता है उसमें कौन सा स्पोरेंजियम होता है? हैव मेगा स्पोरेंजियम, मेगा, यस और नो? और उसमें क्या होते हैं?
उनमें क्या होते हैं, जो डेवलप होता है किसमें, सीड में, डेवलप इनटू सीड। क्या इतनी बातें आपको याद हैं, पहले ये बता दो, जो बोर्ड पे लिखी हुई बातें याद हैं कि नहीं? ये वो चीजें हैं जो प्लांट किंगडम से लिंक करनी है हमें। कह रहा है सर आप हम लोगों को उड़ने नहीं देते हो सप्रेस करके। नहीं रे बेटा, मैं आपको सप्रेस करके नहीं रखता हूं, मैं आपको जमीन पे रखता हूं। होता क्या है, ज्यादा उड़ने से हमें ऐसा लगता है कि हम स्पेशल हैं। आप स्पेशल हो आपके पेरेंट्स के लिए, आप स्पेशल हो जब आप कुछ ऐसा कर लें जो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए कुछ स्पेशल हो जाए। फिर आप उड़ो, है ना, उड़ाका बन जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और जब आप ऐसा बन जाओ तो हमारे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। ठीक है, यस, हाँ, यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा टेस्ट में पूरा प्लांट फिजियोलॉजी इस बार दे दीजिए। हाँ दे सकते हैं, इस बार पूरा प्लांट फिजियोलॉजी दे देंगे। ये पहली स्लाइड है क्या? हाँ फर्स्ट स्लाइड है। यहां तक सारी बातें ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्गी और ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है, सर हैप्लॉइड प्लांट है, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होगी। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट है, सर ये डिप्लॉइड प्लांट है। तो इनमें कहां मियोसिस होती है? स्पोरेंजियम में। टेरिडोफाइट में कोन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जिम्नोस्पर्म में कोन होता है। दूसरा, जिम्नोस्पर्म में दो तरह के स्पोरेंजियम होते हैं, एक छोटा स्पोरेंजियम, एक बड़ा स्पोरेंजियम। छोटा स्पोरेंजियम बनाता है माइक्रोस्पोर, बड़ा स्पोरेंजियम बनाता है मेगास्पोर। तो जो मेगा स्पोरेंजियम है वही कन्वर्ट होता है सीड में। यस और नो? इनमें ओवरी नहीं होती, अगर आपको याद हो, इनमें क्या नहीं होती? ओवरी एब्सेंट होती है। क्या नहीं होती? ओवरी नहीं होती। यस और नो? ओवरी एब्सेंट होती है, इसीलिए इनमें फ्रूट नहीं होते। इनमें क्या नहीं होते? फ्रूट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब जरा हम एंजियोस्पर्म की एक बार बात कर लेते हैं ताकि मैं आपको चीजें अच्छे से समझा सकूं एंजियोस्पर्म में। ठीक है, क्लियर है? एंजियोस्पर्म में एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं। अगर आपने लिख लिया है तो आगे चलेंगे और फटाफट से पढ़ेंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम एक बार एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। यहां तक ठीक है? तो चलते हैं आगे। लिख लिया बेटा? लिख लो बेटा जल्दी से। बच्चे पीडीएफ से पढ़ सकते हैं लेकिन पीडीएफ से याद नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। यस, चलें आगे। ठीक है, चलिए आइए। अब हमारे से अगर सिंपल भाषा में पूछा जाए कि सर एंजियोस्पर्म की क्या कहानी है, एक बार बता दो थोड़ा सा, ताकि हमें चैप्टर लिंक हो सके। एंजियोस्पर्म की क्या कहानी है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म की कहानी क्या है जरा देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, मेरे पास यहां पर प्लांट है। अब ये जो प्लांट है ये ट्री भी हो सकता है, हर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्लांट आपका ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके का। ठीक है, ये प्लांट आपका ऐसा भी हो सकता है। ये जो भी प्लांट आपको दिख रहा है, इस प्लांट को आप क्या बोलोगे पहले ये बताओ। ये प्लांट स्पोरोफाइट है। क्या है बेटा? ये स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट है तो इसका मतलब ये डिप्लॉयड है। तो इसमें जो रूट, स्टेम, लीफ होगी, आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, इसमें जो भी चीज होगी, रूट होगा, स्टेम होगा, ब्रांच होगी और लीफ होगी और फ्लावर होगा, ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारे डिप्लॉयड होंगे। इस बात में कोई दिक्कत है? तो जो भी आपके घर के आसपास पेड़ हैं वो कौन सी जनरेशन है? स्पोरोफाइट है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्पोरोफाइट क्या है? इसकी डोमिनेंट स्टेज है या मेन स्टेज है? यस और नो? मेन स्टेज है। तो अगर ये स्पोरोफाइट है तो इसको स्पोर बनाना चाहिए, इसको स्पोर बनाना चाहिए। बताओ जल्दी से। यस। तो स्पोर कहां बनाएगा? इसको क्या बनाना चाहिए? इट शुड प्रोड्यूस स्पोर। इसको स्पोर बनाना चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस स्पोर। इसको किसी भी तरीके से स्पोर बनाना चाहिए। अब ये स्पोर कैसे बनाएगा जरा देखते हैं। स्पोर कहां बनेगा?
स्पोर बनता है इनसाइड फ्लावर, तो स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड फ्लावर। स्पोर कहां बनेगा? इनसाइड फ्लावर बनेगा। अगर आप जिम्नोस्पर्म से कंपेयर करो तो स्पोर कहां बनता है? कोन के अंदर। कहां बनता है? कोन के अंदर। इसका यह मतलब हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, सम स्ट्रक्चर इन फ्लावर, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे फ्लावर में जिनमें मियोसिस होगी। जिनमें क्या होगी? मियोसिस। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? तो इट शुड प्रोड्यूस स्पोर, तो स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड फ्लावर, फ्लावर के अंदर। अब आते हैं, हम बात करते हैं फ्लावर की। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, घास एंजियोस्पर्म है ना। ऐसे बहुत से प्लांट हैं जो आपको दिखते हैं, आपको लगता है उसमें फूल नहीं होते। फ्लावर सभी एंजियोस्पर्म में होते हैं, क्योंकि बिना उसके स्पोर बनेगा ही नहीं। यस, तो स्पोर कहां बनेगा? फ्लावर के अंदर बनेगा। जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में कई स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है सर, कई स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है सेपल, तो सेपल कैसा होगा सर? डिप्लॉयड होगा। एक होता है मेरे पास पेटल, एक होता है पेटल, पेटल भी डिप्लॉयड होगा क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। फिर हमारे पास स्टेमन होता है, जो स्टेमन है ये भी डिप्लॉयड है, पर इसमें मियोसिस होती है। इसमें क्या होगी? मियोसिस होगी। तो इसका मतलब स्पोर स्टेमन में बनेगा। उसके अलावा हमारे पास पिस्टिल होता है, पिस्टिल भी डिप्लॉयड होता है, पर इसमें मियोसिस होती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर के आसपास नीम का पेड़, तुलसी का पेड़ या यदि कोई भी पौधा है, तो वो प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट है। ठीक है सर, तो स्पोर कहां बनेंगे? स्पोर बनने चाहिए, तो क्या रूट में बनेंगे, स्टेम में बनेंगे, लीफ में बनेंगे? नहीं, मियोसिस सिर्फ किस में होती है? फ्लावर में। फ्लावर में मेरे पास चार पार्ट हैं, चार वर्ल हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। तो जो सेपल पेटल है, इसीलिए इनको असेसरी वर्ल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? असेसरी, क्योंकि ये स्पोर नहीं बनाते। ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, लेकिन ये स्पोर नहीं बनाते, प्रोटेक्शन करते हैं। ये स्टेमन है और पिस्टिल है, इनमें मियोसिस होती है। यस और नो? इनमें मियोसिस होती है। तो हमारे पास दो तरह के स्पोर बनेंगे। इसमें जो मियोसिस होगी, इसमें बनेगा माइक्रोस्पोर। इसमें मेरे पास क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर कैसा है? एन है। इसमें क्या बनेगा? बड़ा स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर। इसीलिए ये भी हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये भी एन है, बड़ा स्पोर है। तो ये छोटा स्पोर हो गया और ये हो गया बड़ा स्पोर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब माइक्रोस्पोर एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको आप कहते हो पॉलन ग्रेन। याद रखें, माइक्रोस्पोर जो है एक स्ट्रक्चर बनाएगा माइटोसिस करके, जिसको आप कहते हो पॉलन ग्रेन। ये रहा पॉलन ग्रेन, ऐसा दिखता है। तो माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। मैंने अगर माइटोसिस करी तो माइटोसिस करके मेरे पास ये बन गया पॉलन ग्रेन। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, पॉलन ग्रेन इज नॉट गैमेट। ये गैमेट नहीं है, इट इज गैमेटोफाइट। ये गैमेट कंटेनिंग बॉडी है, गैमेटोफाइट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैमेट और गैमेटोफाइट? गैमेट क्या होता है? एक सिंगल सेल का होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है? कई सेल्स होते हैं। ऐसे ही मेगास्पोर क्या बनाएगा बेटा? मेगास्पोर बनाएगा एम्ब्रियो सैक। क्या बनाएगा? ये बना दिया उसने एम्ब्रियो सैक, ऐसे इस तरीके से एम्ब्रियो सैक बना दिया। अब इस एम्ब्रियो सैक का एक और नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेगास्पोर और इसमें? फर्क क्या है सर? मेगास्पोर एन है और कितने सेल हैं सर? सिंगल सेल है। यस, एम्ब्रियोसैक भी एन है पर इसमें बहुत सारे सेल है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है। अब इनकी हम क्या करेंगे बेटा? अब इनकी हम फर्टिलाइजेशन करेंगे और आगे की चीजें डेवलप करेंगे। तो यहां फर्टिलाइजेशन की जाएगी, इसके आगे की पढ़ाई भी हम करेंगे। क्या बेसिक आइडिया लग रहा है आपको?
तो जो भी चीजें हमने किसके अराउंड पढ़नी है, फ्लावर के अराउंड, है ना। एनसीईआरटी स्टार्ट ही फ्लावर से करती है। एनसीईआरटी कहती है, देखो पहले पेज पे एनसीईआरटी लिखती है फ्लावर माइरियाड वर्ड लिखती है। माइरियाड का मतलब होता है बहुत सारे फ्लावर। उसके बाद वो कहती है कि फ्लावर इमोशनल, आपको खुशी दुख जाहिर करने का तरीका है। उसके बाद वो स्टार्ट करती है चैप्टर। तो पहले 2 पैराग्राफ में तो सिर्फ वो फ्लावर के बारे में बता रही है कि फ्लावर किस लिए चाहिए, फ्लावर ही मेन होता है, ये वो। अभी आपको ध्यान रखना है कि पूरे प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लावर क्यों है, क्योंकि फ्लावर ऐसी जगह है जहां मियोसिस होगी, स्पोर बनेंगे। जिम्नोस्पर्म में स्पोर कहां बनते थे, कोन के अंदर। टेरिडोफाइट में स्पोरेंजियम में बनते थे। अगर आपको ब्रायोफाइट याद हो, उसमें कैप्सूल में बनते थे। एल्गी में कहां बनते थे, जाइगोट की मियोसिस होती थी। तो यहां पर किसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, स्टेमन और पिस्टिल के अंदर बन रहे हैं। छोटा स्पोर, माइक्रोस्पोर, बड़ा स्पोर, मेगा स्पोर। बहुत सारे बच्चों को गलती होती है, पॉलन ग्रेन को वो गैमेट समझते नहीं, उसके अंदर गैमेट है, दैट इज मेल गैमेटोफाइट एंड दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। इसके आगे की हम साइकिल आगे ले जाएंगे, यहां पर सीड बनाएंगे और ये सारी चीजें, है ना, सीड बनाएंगे और ये सारी चीजें, यस। तो उससे हम लाइफ आगे ले जाएंगे। क्या यहां तक क्लियर है, पहले ये बता दो, यहां तक क्लियर है। पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट नॉट मेल गैमेट। फर्क क्या होता है, माइक्रोस्पोर गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट होते हैं। क्या होते हैं, गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं। तो वो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमेट है। ऐसे ही इट इज फीमेल गैमेटोफाइट, यस। एम्ब्रियो सैक इज नॉट गैमेट, इट इज फीमेल गैमेटोफाइट। यहां तक क्लियर है। यस यस तो मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे। एंजियोस्पर्म एक डिप्लॉइड प्लांट है क्योंकि उसकी डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट है। जब हम किसी को स्पोरोफाइट कहते हैं तो स्पोरोफाइट का मतलब उसे स्पोर बनाना चाहिए। स्पोर वो कहां बनाता है बेटा, फ्लावर के अंदर बनाता है। फ्लावर में सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल ये स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद मेरे पास माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, ये कहां बनते हैं, स्पोर हैं ये। तो स्टेमन के अंदर बनेगा, पिस्टिल के अंदर बनेगा। स्पोर गैमेट नहीं है। स्पोर हमेशा एक स्ट्रक्चर बनाता था, गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन इज गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक इज गैमेटोफाइट, मतलब गैमेट है उसके अंदर या वो गैमेट बनाएगा। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, इसमें एक गैमेट, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर सीड बनेगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें यहां से लेकर ये चीजें पढ़नी है, हमें इनका नहीं पढ़ना। ये वेजिटेटिव ग्रोथ है, ये कौन सी है, वेजिटेटिव ग्रोथ है। तो अब यहां से हम किसके पास जा रहे हैं बेटा, फ्लावर के पास जा रहे हैं। फ्लावर कैसे काम करता है, क्या चीजें हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। प्रॉपर तरीके से चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ्लावर के बारे में 1-2 चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पे। चले, क्लियर है। यहां तक लिख लिया, जल्दी बताओ, यहां तक लिख लिया, चले। हाँ ठीक है, यहां तक मुझे आसान लग रहा है, इजी लग रहा है। तो अब मैं आपसे सिंपल सिंपल बाता में बात करूंगा, बाता नहीं, बातों में, ठीक है। तो अब हम यहां से अगला जो लेंगे वो क्या लेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, ठीक है। एंजियोस्पर्म आपके घर के पास आसपास होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 2 तरह की ग्रोथ होती है। एक होती है उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ। तो जो सीड है, सीड से प्लांट बनता है ना, प्लांट बनता है जिसमें रूट हो, स्टेम हो और लीफ हो। इसको कौन सी ग्रोथ कहते हैं, हाँ भाई, इसको कौन सी ग्रोथ कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक,
इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। यस, सीड से ये बनना। उसके बाद हमारे पास आती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में क्या आते हैं? फ्लावर आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कैसे होती है जरा समझेंगे। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कैसे होती है बेटा, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? डिसीजन होता है फ्लावर बनने का। तो क्या होगा बच्चे? हार्मोनल, आप ध्यान रखें, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, उससे क्या होता है? लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर बड। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर की बड, जो फ्लोरल बड होती है उसे ही एनसीईआरटी फ्लोरल प्राइमोडियम लिख रही है। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि फ्लावर अचानक से बन जाता है। सीजन आता है और उसमें क्या होता है? उसमें कुछ हार्मोन के चेंज होते हैं प्लांट के अंदर, और उसके साथ साथ कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। फ्लावर डायरेक्ट नहीं आता। फ्लावर आने से पहले उसमें क्या आती है बेटा? बड आती है। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, जहां पर मेरे पास ये लीफ बन गई ऐसे, ठीक है, और मेरे पास ऐसे रूट बन गई, ये रूट आ गई, ठीक है, ऐसे। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि हमारे पास पहले पहले क्या होगा बेटा? फ्लावर डायरेक्ट नहीं आते। फ्लावर आने से पहले उसकी बड बनती है ना? फ्लावर आने से पहले ऐसे बड बनती है, बड। फिर उसके बाद फ्लावर आते हैं। तो डायरेक्ट फ्लावर तो नहीं आते। तो पहले क्या आते हैं? फ्लोरल। इसको एनसीईआरटी क्या लिखती है? फ्लोरल प्राइमोडियम लिखती है। उसके बाद जाकर मेरे पास ये फ्लावर बनते हैं। तो ये जो फ्लावर बने हैं ये डायरेक्ट नहीं बने, ये डायरेक्ट नहीं बने। पहले मेरे पास क्या आई? ये बड आई। ये बड पता है आपको? देखा आपने फूल बनने से पहले कली जिसे कहते हैं। तो ये बड आएगी। कौन सी बड आएगी? पहले फ्लोरल बड आएगी। तो फ्लोरल बड कैसे आएगी? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होंगे। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा? फ्लावर आएगा। यस, फ्लावर आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहले बताओ। यस, इतनी बात समझ में आ रही है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब है ये। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होती, पहले फ्लोरल बड बनती है, फ्लोरल प्राइमोडियम, ठीक है, फिर मेरे पास फ्लावर डेवलप होता है। यस, फ्लावर डेवलप होता है। और फ्लावर के अंदर भी क्या होता है बेटा? फ्लावर डेवलप इनसाइड फ्लावर। हमारे पास क्या बनेगा बताओ? इनसाइड फ्लावर हमारे पास सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल डेवलप करेगा। एनसीईआरटी लिखती है सक्सेसिवली। सक्सेसिवली क्या होता है? सक्सेसिवली क्या होता है? एक के बाद एक। अब मैं फिर रिपीट करता हूं, ऐसा नहीं कि एक फ्लोरल बड आती है पूरा इनफ्लोरेसेंस बन सकता है। तो हमेशा याद रखो कि रिप्रोडक्टिव फेज जब स्टार्ट होगा किसी प्लांट में, तो सबसे पहले उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस कैसे होते हैं? हार्मोन बदलता है, उसके अलावा उसमें पहले बड आती है, फिर फ्लावर बनते हैं। अब जब फ्लावर बनता है तो सबसे पहले सेपल बनती है, सबसे बाहर वाली वर्ल, फिर पेटल बनती है, फिर स्टेमन, पिस्टिल, इसलिए वो अंदर है। यस, सॉरी। यहां तक समझ में आ गया बेटा? यहां तक समझ में आ गया? पहले बताओ, क्लियर है? तो जब हम रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पढ़ते हैं, तो जब हम रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पढ़ते हैं, उस रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या रिप्रोडक्शन में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। समझ में आया? फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में पहले बड बनेगी। यस, उसी को फ्लोरल प्राइमोडियम कह रहे हैं। आप एनसीईआरटी देखो, यहीं से आपके एनसीईआरटी काम किया, कह रहा है मच बिफोर फ्लावर इज सीन। फ्लावर दिखने से पहले क्या होगा? देखो, प्लांट क्या है? देखो, डिसीजन ले लेता है फ्लावर बनाने का। कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल ये लाइनें आ सकती हैं, ठीक है, विच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। ये बड की बात कर रहा है। इनफ्लोरेसेंस बन सकता है, मतलब ग्रुप बन सकता है बड का, सही है, जिसमें क्या लगी हो? फ्लोरल बड लगी हो।
ठीक है। इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से, एंड्रोशियम और गाइनोशियम बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। और वर्ल ऑफ स्टेमन को हम एंड्रोशियम बोलते हैं, और वर्ल ऑफ गाइनोशियम को हम क्या, सॉरी वर्ल ऑफ पिस्टिल को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। तो हम यही चीज आपको समझा रहे हैं यहां पर, ये देखो। तो सबसे पहले प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है जिसमें रूट स्टेम लीफ बनती है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कैसे स्टार्ट होती है, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस से। पहले फ्लोरल बड बनती है, फ्लोरल प्राइमोडियम किस पे बन सकती है, एंड इनफ्लोरेसेंस डेवलप कर सकता है। इनफ्लोरेसेंस मतलब ग्रुप होगा बड का, इनफ्लोरेसेंस डेवलप कर सकता है, यस सर, कर गया। उसके बाद जब बड बन जाती है वही कन्वर्ट होती है किसमें, फ्लावर में। किसी भी फ्लावर में सेपल, पेटल, स्टेमन। अब स्टेमन के वर्ल को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। तो वर्ल ऑफ स्टेमन को क्या बोलोगे, बताओ, वर्ल ऑफ स्टेमन को आप क्या बोलोगे, एंड्रोशियम बोलोगे। ये चीज पढ़ चुके हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी में, यस। ऐसे ही हमारे पास वर्ल ऑफ पिस्टिल को क्या बोलोगे, गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है, वर्ल ऑफ पिस्टिल है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, रूट स्टेम लीफ डिप्लॉयड है बिकॉज दे आर स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बार को बार बार क्योंकि क्वेश्चन गलत होगा। मेरे पास फ्लावर भी क्या है, डिप्लॉयड ही होता है। फ्लावर का कोई भी स्ट्रक्चर हैप्लॉयड नहीं होता जब तक उसमें मियोसिस ना हो। मियोसिस दो ही जगह हो सकती है, या तो स्टेमन में हो सकती है या पिस्टिल में हो सकती है। स्टेमन एक सिंगल को कहते हैं, इसके सर्कल को कहते हैं एंड्रोशियम। पिस्टिल एक होता, उसके वर्ल को कहते हैं गाइनोशियम। फ्लावर बनने से पहले कुछ हार्मोन्स बनते हैं और वो प्लांट के अंदर बदलाव लाते हैं, फिर जाके हमारे पास फ्लावर बनता है। यहां तक कोई दिक्कत? मंजिल के नोट्स हैं उसी में ऐड कर लें, यस। पवन कुमार, ध्यान से पढ़ा कर बच्चे, नेगेटिव नहीं होते हैं बायो में, सबसे ज्यादा उसी में पॉजिटिव होते हैं। पर दिक्कत क्या है कि आप ध्यान से, बेटा आप अभी 11th रिवाइज करो 12th के साथ, फिर हम लोग करेंगे उसको, है ना। 12th भी रिवाइज कराऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, चलें आगे। अच्छा, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपकी क्लास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे एक्स्ट्रा होती है नॉर्मली। और टाइम क्या है, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का 1:15 से लेके 3:30 या 3:15 तक। और संडे को क्या टाइम है आपको पता है, सुबह पढ़ाता हूं मैं अक्सर, ठीक है। और हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग को 12th जो है उसमें जो भी मतलब टाइम लगेगा जेनेटिक्स में, उसके होने के बाद मैं आपको क्लियर बता दूंगा कब खत्म हो रहा होगा, यस। माइलस्टोन टेस्ट का भी प्लानर चेंज कर रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से करा रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि 11th पहले फिनिश करनी थी। आपके बैच की जो भी डीपीपीज हैं, जिसमें आज मैं 3 डाल रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट डाल रहा हूं, एनाटॉमी डाल रहा हूं, फोटोसिंथेसिस डाल रहा हूं, क्लियर है। उसके बाद आपको पीजीआर और रेस्पिरेशन मिल जाएगी, क्लियर, ठीक है। उससे आपका क्या हो जाएगा, वो जो तेजस सिद्धि बोला था वो वाली चीजें सॉल्व हो जाएंगी, आप उन्हें कर सकते हैं आराम से, क्लियर है, यस, क्लियर है, बोलो, सही है, हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस आपको पता है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आप बताइए, हम पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है।
प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन है और हम उसकी गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है बेटा? हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पहला टॉपिक है जो आपको यहां से डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक है फर्स्ट, वो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ रहे हैं। यस और नो, यहां से चालू कर रहे हैं। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पहला टॉपिक है। अब जरा देखें, इस चीज को आप कहते हो स्टेमन, ये चीज आपके पास स्टेमन कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास क्या होता है, आप जरा देखते हुए चलेंगे। आप लिखते हो वर्ल ऑफ स्टेमन, वर्ल मतलब ग्रुप, वर्ल ऑफ स्टेमन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या सिंबल होता है, किसी को याद है? एंड्रोशियम का सिंबल क्या होता था? ए होता था, ए सिंबल था उसका। यस, अब उसमें दो पार्ट हैं। स्टेमन में क्या है? दो पार्ट हैं। स्टेमन में क्या है? दो पार्ट है। एक है मेरे पास एंथर, एक मेरे पास फिलामेंट है, और दूसरा पार्ट मेरे पास है एंथर। मैं दिखा देता हूं आपको किसको मैं एंथर कह रहा हूं। ये मेरे पास क्या है बेटा? दिस पार्ट इज एंथर, इसको मैं एंथर कह रहा हूं, इसके अंदर बनते हैं स्पोर। दिस पार्ट इज फिलामेंट। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बता सकते हैं फिलामेंट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि फिलामेंट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर डिप्लॉइड है। क्यों डिप्लॉइड है? क्यों डिप्लॉइड है, जल्दी बताओ। क्यों डिप्लॉइड है? फिलामेंट क्यों डिप्लॉइड है, जल्दी बताओ बेटा। फिलामेंट डिप्लॉइड है। क्यों डिप्लॉइड है? और एंथर भी डिप्लॉइड है, इसके अंदर मियोसिस होती है, तो एक आध चीज हैप्लॉइड होगी। क्यों डिप्लॉइड है? क्योंकि ये स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। किस जनरेशन का पार्ट है? स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है, इसलिए ये डिप्लॉइड है, इसीलिए वो टॉपिक पीछे रिवाइज किया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिलामेंट की। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा? हम लोग बात करते हैं किसकी? फिलामेंट की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं फिलामेंट की। यस और नो? फिलामेंट की। अब आप ध्यान से देखेंगे, हमारे पास ये होता है, हमारे पास थैलेमस। याद है आप लोगों को? ये थैलेमस था। ठीक है, थैलेमस था। मान लो ये भी मेरे पास क्या है? थैलेमस है। ठीक है सर। अब थैलेमस पे मेरे पास ये पेटल्स होती हैं, ये पेटल्स होती हैं। अब मेरे पास क्या है बच्चे? ये जो फिलामेंट है ये रहा। ठीक है, फिलामेंट या तो इससे जुड़ता है या इससे। क्लियर है? तो फिलामेंट ऐसा होता है, देखो फिलामेंट इस तरीके का होता है। फिलामेंट कैसा होता है? लॉन्ग होता है। इधर देखेंगे बेटा, फिलामेंट कैसा होता है? लॉन्ग होता है। लॉन्ग मतलब लंबा, एंड स्लेंडर। स्लेंडर मतलब पतला। स्लेंडर का क्या मतलब होता है? थिन। यस। अब उसके दो एंड होते हैं। ये वाला एंड कहलाता है डिस्टल, दिस इज डिस्टल, और ये वाला एंड कहलाता है प्रॉक्सिमल। क्या है? प्रॉक्सिमल। अब क्या है कि डिस्टल एंड पर क्या अटैच है? डिस्टल एंड पर क्या अटैच है? एंथर अटैच है। क्या अटैच है बेटा? एंथर अटैच है। यस और नो? अब इसका प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल ये वाला है, तो या तो वो थैलेमस पे अटैच है। देख लो भाई, आप देखो ना, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये पूरा, तो यहां पर एंथर अटैच होगा, और यहां पर ये कौन सा एंड है? ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये थैलेमस पे लगा हुआ या पेटल पे। तो प्रॉक्सिमल एंड जो है, प्रॉक्सिमल एंड जो है वो अटैच है किस पे? अटैच होगा किस पे? थैलेमस पे और पेटल पे। थैलेमस पे और पेटल पे अटैच होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास फिलामेंट है, ये इसका डिस्टल एंड है। डिस्टल एंड पर क्या होगा? एंथर अटैच होगा। प्रॉक्सिमल एंड जो अटैच होता है थैलेमस पे या पेटल पे। पेटल किसके लिए होगा बेटा? याद है किसी को? उसका सोलेनेसी में, सोलेनेसियाई में एपीपेटलस होता है। सोलेनेसी में क्या होता है? एपीपेटलस होता है। याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा? यस।
एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि लेंथ ऑफ फिलामेंट क्लियर है, वेरिएबल हो सकती है, कैन बी वेरिएबल, छोटी या बड़ी हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास दे कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट वर्ल, हो सकता है ना, डाइडेल्फस वर्ल बना दें, वर्ल में हो सकते हैं, इन वर्ल, सही है, क्लियर है। तो लेंथ वेरिएबल हो सकती है, याद है अनइक्वल स्टेमन। तो आपके पास दो पार्ट है, इस पार्ट को कह रहे हैं फिलामेंट और इस पार्ट को कह रहे हैं एंथर। फिलामेंट क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, एंथर जो होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, पॉलन ग्रेन वगैरह। फिलामेंट से खाना पास होता है। अगर मैं आपसे कहूं रोल ऑफ फिलामेंट क्या है, फिलामेंट दो काम करता है। पहला, एंथर को ऊपर लेके आता है ताकि इंसेक्ट वगैरह उससे पॉलन निकाल सके आसानी से। भाई मेरे पास ये फ्लावर है, तो अगर फ्लावर के ऊपर लाना है तो वो काम किसका है, फिलामेंट का है। दूसरा क्या है, फिलामेंट क्या करता है, खाना पास करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं नोट में रोल लिखवा दूं, व्हाट इज रोल ऑफ फिलामेंट, रोल ऑफ फिलामेंट क्या होगा। पहला रोल क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये एंथर को इट ब्रिंग एंथर अवे अवे फ्रॉम थैलेमस, थैलेमस से ये दूर लेके आता है। और कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करता है किसमें, किसने में, प्ले रोल इन पॉलिनेशन। ये और क्या करता है, पॉलिनेशन में मदद करता है। भाई आप क्या करेगा, ये मेरी बात समझो। फिलामेंट कई बार क्या होता है, फ्लावर है ये मान लो, तो फिलामेंट जो है इसने ये एंथर लगा दिया, अब ये ऐसे बेंड कर गया ताकि इंसेक्ट जब यहां से एंटर करे तो उसके बैक पर, तो ये फिलामेंट ने किया ना हेल्प, एंथर की पोजीशन, पॉलिनेशन बाय पोजीशनिंग, किसको पोजीशन कर रहा है, पोजीशनिंग क्या, एंथर, एंथर को सही पोजीशन करके वो उसको क्या दे रहा है, पॉलिनेशन में मदद कर रहा है। तो फिलामेंट समझ आ गया, जल्दी बताओ बेटा, फिलामेंट समझ आ गया, जल्दी बताओ, फिर हम एंथर की बात करेंगे। फिलामेंट समझ में आ गया तो हम एंथर की बात करने जा रहे हैं, जल्दी बताओ, फिलामेंट क्लियर है। बेटा प्रॉक्सिमल, टेस्ट में माइलस्टोन में ज्यादा गैप कैसे दे पाएंगे, टोटल 11 टेस्ट लेने हैं, अगर एक महीने का टाइम है तो 3 दिन के आसपास एक चैप्टर में गैप मिलेगा। मेरी तरफ देख, इधर देख, ये तेरे पास फिलामेंट है, इस एंड को कह रहे हैं डिस्टल और इसको कह रहे हैं प्रॉक्सिमल। ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये थैलेमस पे अटैच होता है, थैलेमस पता है, ये इस पे अटैच होता है, और ये डिस्टल एंड है, इस पे एंथर लगता है, यस और नो। तो प्रॉक्सिमल एंड तो एक तो थैलेमस पे लग सकता है, दूसरा याद है पेटल पे लग सकता है, पेटल याद आया नहीं आया, हमने पढ़ा था ना एपीपेटलस, किस पे अटैच हो सकता है, पेटल पे अटैच हो सकता है। ये कौन सा एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, लिखा तो है बेटा, ये फिलामेंट जो है हमारे पास, ये फिलामेंट का कौन सा एंड है, ये फिलामेंट का मेरे पास कौन सा एंड है, प्रॉक्सिमल एंड है। ये कौन सा एंड है, प्रॉक्सिमल एंड है, और ये कौन सा है, डिस्टल एंड है, क्लियर है, डिस्टल एंड है, यहां तक समझ में आ रही है। लास्ट लाइन समझ में है तुम्हारे हिसाब से, फिलामेंट क्या काम करता होगा, जैसे जो ये फिलामेंट है जिस पर एंथर अटैच होता है, क्या काम करता है, आप याद करो, हमने पिट्योल पढ़ी थी, पिट्योल क्या करता है, लीफ को थोड़ा बाहर लेके आता है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा काम क्या करेगा, फिलामेंट उसको सही से ऐसे पोजीशन करता है ताकि पॉलिनेशन हो सके, जैसे मान लो विंड पॉलिनेटेड है तो सरफेस से बाहर लाए ताकि पॉलन उड़ के जा सके, यस। अर्पित देख सकते हैं बेटा, जो भी चैप्टर के हैं तेरे पास मंजिल से वन शॉट देख सकते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। प्री फर्टिलाइजेशन में फिलामेंट के बारे में बता दिया, अब एंथर के बारे में बताने जा रहा हूं, जल्दी से करिएगा।
चले आगे बेटा। चले आगे, इतना नोट कर लो, आगे चलेंगे। वो पढ़ रहे हैं ब्रजेश्वर, मैंने पढ़ लिया बेटा, मैं देखता हूं, बात करता हूं। अजीत, कितने क्वेश्चन पर चैप्टर करने, ये सवाल गलत है, तू समझ नहीं रहा। तेरे को चैप्टर अच्छे से आता है, 10 में भी फायदा हो जाएगा। दिक्कत क्या हो रही है कि तुम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर तैयार करना चाहते हो। ये वो चैप्टर है जिसमें तुम एनसीईआरटी और नोट्स सही से पढ़ो, बहुत क्वेश्चन नहीं, 100-125 क्वेश्चन में भी इसमें कॉन्सेप्ट बन जाएगा। पर एनसीईआरटी की लाइनें थोड़ा ध्यान से पढ़ना, छोटी छोटी बातों से, जैसे प्रॉक्सिमल डिस्टल से क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। फिलामेंट में आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से होगा? यस, फिलामेंट आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग जो बात करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से आप लोग। हम लोग जो यहां से बात करेंगे, अब हम एंथर का स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? एंथर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं एंथर का। अब आप देखो एंथर कैसा दिखता है, फिर उसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, वो एंथर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो जब आप देखो ध्यान से, आपको अगर ध्यान से मेरी बात समझ में आ रही हो, ये हमारे पास फिलामेंट है ऐसे, दिस इज फिलामेंट, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से थैलेमस पे अटैच है। थैलेमस याद है आप लोगों को? ऐसे अटैच है। अब यहां पर मेरे पास इस तरीके से एंथर प्रेजेंट होता है, ऐसे, ये एंथर है। तो जब आप एंथर को देखोगे, एंथर कैसा दिखता है, सुनेंगे ध्यान से। ये एंथर है, ये मेरे पास एक टिपिकल एंथर है। टिपिकल का मतलब होता है एक नॉर्मल एंथर, क्योंकि एक्सेप्शन भी होती होंगी। तो एक टिपिकल एंथर कैसा होता है? इट इज बाई लोब। बाई लोब, उसमें कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक टिपिकल एंथर में इस तरीके से 2 लोब प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ऐसे 2 लोब प्रेजेंट है, वो दिख रहा है ना हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक टिपिकल एंथर इस तरीके से हमें दिखता है, ऐसा, जिसमें हमारे पास ये 2 लोब है। ये एक लोब है, दिस इज लोब 2, और ये लोब 1 है। 2 लोब प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। तो टिपिकल एंथर कैसा होता है? बाई लोब होता है। क्या होता है बेटा? बाई लोब होता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? पोजीशनिंग का मतलब होता है सही से लगाना, वर्ल का मतलब होता है ग्रुप। अगर मैं सही से, पोजीशनिंग मतलब सही पोजीशन, बाई लोब, ठीक है। अब जरा देखें, अब हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास क्या होगा? ईच लोब जो एनसीईआरटी लिखती है, इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है लाइन में, इज डाइथीकस, ऑल्दो एंथर डाइथीकस होता है। ईच लोब हैव 2 थीका। 2 थीका, यहां थीका का मतलब लेयर टाइप से कुछ हो सकता है, पर यहां पर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है। जैसे ये लोब है, ये लोब है। मेरी बात समझे ध्यान से, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मेरे पास, मेरी तरफ देखेंगे, मेरे पास मान लो ये कोई पेज है, मेरी तरफ देखो, मेरे पास ये पेज है, ये पेज है, दिख रहा है आपको? ये पेज दिख रहा है, ये दिख रहा है। मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब क्या है, हम जो बाई लोब की बात कर रहे हैं, ये एक चीज समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास ये पेज है, ये इस तरीके से पेज है ऐसे, है ना। इसमें इसको कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। जब मैं एंथर देखता हूं तो एक ये लोब होता है पूरा, और ऐसा एक लोब बगल में और होता है। तो जब मैं काटूंगा तो ऊपर से ट्रांसफर सेक्शन आएगा। अगर मैं ये साइड देख रहा हूं तो लॉन्गिट्यूडनल देख रहा हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एंथर में इस तरीके से 2 लोब होते हैं, आप समझो। इस तरीके से ये 2 पार्ट है ऐसे, ये 2 पार्ट है ऐसे, ऐसे ये 2 पार्ट है, इनको 2 लोब कह रहे हैं, सही है। तो जब मैं ऊपर से काटूंगा ऐसे तो वो ट्रांसफर सेक्शन है। लेकिन अगर आप देखो, मेरी बात सुनो, इन दोनों के बीच में अगर कोई लाइन है तो क्या वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल दिखेगी? बिल्कुल दिखती है। ये चीज समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, समझो। एनसीईआरटी लिखती है
कि हर एक लोब में 2 थीका है, ठीक है, 2 थीका है, और हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है, ईच लोब जो है उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, किसमें, डेवलप इनटू पॉलन सैक। सर एक बार फिर से बताओ, थोड़ा सा क्लियर होगा, बता रहा हूं। देख, हमारे पास जब हम किसी नॉर्मल एंथर की बात करते हैं तो नॉर्मल एंथर मुझे ऐसा दिखता है, इस तरीके का एक नॉर्मल एंथर दिखता है ऐसा। जब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बनाता हूं तो मेरे पास ये 2 पार्ट दिखते हैं, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ये हमारा एक लोब हो गया और ये हमारे पास लोब 2 हो गया। 2 लोब दिखते हैं ऐसे, ये 2 लोब ऐसे जुड़े हुए हैं, ये देख, ये और ये ऐसे जुड़े हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कह रहा है कि हर एक लोब में 2 थीका है। थीका का मतलब आप ये समझ लो कि एक तरीके का यहां पर ऐसे कॉर्नर है, ये इस तरीके का जो ये कॉर्नर लेयर्स हैं, इनको ये थीका कह रहा है, थीका कह रहा है। तो कह रहा है एक लोब में 2 थीका, 1 और 2 ऐसे, एक लोब में 2 थीका है। क्लियर है? अब जब आप इसको पूरा बनाओगे तो ये कैसा दिखेगा, सुनो, ये एंथर कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा। मेरी बात समझना ध्यान से, अगर आप एंथर का डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है एंथर का, ऐसा डायग्राम होता है, जिसमें मेरे पास, ध्यान देखें, ये वाली चीज एक लोब है ऐसे, और ये वाली चीज दूसरा लोब है, ये 2 लोब है। मतलब यहां से ये एक लोब है, यहां से ये दूसरा लोब है। ये डायग्राम कौन सा है, ये डायग्राम है, ऐसे देख रहा हूं, ये देख, ये मेरे पास ये डायग्राम जो है, इसको ऐसे ऊपर से देख रहा हूं, ये वाला, और ये साइड का है। क्लियर है? ये साइड का है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये साइड का है। तो मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें, मेरे पास ध्यान से देखें, ये एक लोब है और ये एक लोब है। हर एक लोब में 2 थीका कह रहा है इसको, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये थीका, ये थीका है, और यहां पर ये जो लाइन है ये सीधी नीचे जा रही है, ये ऐसी, इसको कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है एक तरीके का, मतलब अंदर की तरफ फोल्डिंग, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ग्रूव का क्या मतलब होता है समझो, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इसको थीका बोल दिया, इधर इधर थीका बोल दिया, इधर थीका बोल दिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक लोब है, समझ इस बात को, ये लोब है, ये लोब है एक पूरा, ठीक है सर, ये लोब है। अब इसको ऊपर से देख रहा हूं तो ऐसा दिख रहा है, ये डायग्राम है, सही है। अब ये क्या बोल रहा है, सुनो, ये कह रहा है कि इस लोब में यहां एक लाइन गई हुई है ऐसे, इस लोब में इस तरीके से एक पूरी लाइन गई हुई है, ये देख, ये लाइन दिख रही है ऐसे, लाइन, ये लाइन, वो ये रही, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या कर रही है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट कर रही है 2 थीका को। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव किसको सेपरेट कर रही है, सेपरेट कर रही है 2 थीका को, सेपरेट 2 थीका। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात समझो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि ये चीज पूरी, इधर मेरी तरफ देखना ध्यान से, फिर से देखेंगे, ये चीज पूरी एक लोब है, और फिर मेरे पास ये वाली चीज एक लोब है, ठीक है। अब फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो कॉर्नर्स के पार्ट हैं, लेयर्स हैं, यहां पर इसको हम थीका कह रहे हैं ऐसे, ये थीका है। तो एक थीका ये हो गया और एक थीका ये हो गया। ये जो लाइन है ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, इसको कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इस और इस थीका को सेपरेट करती है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर क्या होगा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, यहां पर क्या होगा, ऐसा एक गोल सा स्ट्रक्चर होगा जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर यहां होगा ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। क्लियर है? तो आपको यह समझना पड़ेगा हर लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, ईच लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। आप देख लो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 2। जैसे इस लोब में, आप जब समझ पा रहे हो, इस वाले लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 और 2। इस वाले लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 2। क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे, एंथर के 4 कोने हैं, तो टिपिकल एंथर
टिपिकल एंथर कैसा हो गया, 4 कोने हैं, तो टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का मतलब होता है 4 कॉर्नर्स हैं उसके, 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 और 4, 4 कॉर्नर्स हैं। एंड माइक्रोस्पोरेंजियम वो जगह है जहां मियोसिस होगी। माइक्रोस्पोरेंजियम इज सर्कुलर, सर्कुलर इन आउटलाइन, आउटलाइन मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो सर्कुलर है। ये देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम ये गोल है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। यस और नो। अब मैं फिर रिपीट करता हूं सारे पॉइंट जो एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी कहती है कि एक एंथर आपको ऐसा दिखता है। एंथर जो है वो स्ट्रक्चर है जहां मियोसिस होगी। हर एक एंथर में एक ये और एक ये 2 लोब है। हर लोब में इस कॉर्नर्स पे जो लेयर्स हैं उनको ये थीका कहने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी लैंग्वेज गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं क्लियरिटी पे जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसको अभी छोड़ते हैं फिलहाल। तो इस तरीके से ये थीका है, ये थीका है, तो हर लोब में कह रहा है 2 थीका है। क्लियर है? ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे पास हर लोब में 2 ऐसे गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया गोल होता है और एंथर टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल का मतलब 4 कोने, 1 2 3 ऐसे 4 कॉर्नर्स बनते हैं। अगली चीज, एक लाइन आती है। लाइन कैसे आती है, एक ऐसे लाइन आती है जो इसको, इस थीका को इस थीका से अलग करते यहां पर, उसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहते हैं। डायग्राम में देखोगे तो ये रही, डायग्राम में अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो डायग्राम में ये दिखेगी आपको ऐसे। ये देख, आपके पास डायग्राम में ये चीज को ये एक लोब कह रहा है, इसको ये कह रहा है दूसरा लोब। अब ये वो लाइन है, ये देख, अगर मैं इसको थीका मानूं और इधर थीका मानूं तो ये वो लाइन है जो नीचे तक जा रही है। ये देख रहे हो, ये वाली लाइन देखो नीचे तक जा रही है, इसको वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कह रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है ये इस थीका को इस थीका से अलग कर रहा है। अब यहां पर ये गोल स्ट्रक्चर को, यहां पर गोल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। क्लियर है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में किस में डेवलप होते हैं, पॉलन सैक्स में। किस में डेवलप होते हैं, पॉलन सैक्स में। यहां तक कोई दिक्कत है, पहले ही बता दो, अब पूछो अपने डाउट्स। राहुल, सिर्फ आपकी ब्लैक स्क्रीन हो रही है और किसी की तो नहीं। ठीका 4 हो गया, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रहती है इसमें। अंशु सही है, डीपीपी की जगह अगर आप कर रहे हो नीट एडवांस बुक, जिनके पास नीट एडवांस है नीट एडवांस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक जरूर करना पर। पॉलन सैक क्या है बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से, ये गोल स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद वो मेल गेमेटोफाइट बन जाएंगे, तब इन्हें पॉलन सैक कहेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक एंथर ऐसा दिखता है, इसके ये और ये 2 लोब है, एक लोब ये है और एक लोब ये है। अब इन लोब में ये जो कॉर्नर्स वाले पार्ट है इनको ये थीका कह रहा है। तो यहां पर जो लाइन होगी जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ग्रूव क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर आप ऐसे अंदर की तरफ बेंड हो जाए तो इसको हम ग्रूव कहते हैं। यस और नो, ये ग्रूव होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मतलब ऐसे ग्रूव है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इसको और इसको सेपरेट कर रहा है, 2 थीका को। हर एक लोब में, ये लोब में ऐसे 1 और 2, 1 और 2, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए, 4। यस और नो, यस और नो। तो एक एंथर में 4 स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिनके अंदर मियोसिस होगी। यस, तो ये गोल होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। क्लियर है? और एंथर कैसा होता है, उसके 4 कोने हैं। 4 कोने मतलब जैसे एंथर ऐसा दिखता है, कितने कॉर्नर्स हैं, 4। और माइक्रोस्पोरेंजिया गोल दिखता है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो ये किसमें डेवलप हो जाएगा, पॉलन सैक में। किसमें डेवलप हो जाएगा, पॉलन सैक में। बेटा 4 कॉर्नर को 4 लोब नहीं बोलते, लोब सिर्फ 2 हैं। लोब क्या है तू समझ नहीं रहा, एक लोब ये है, एक लोब ये है, ये रहा। अब एक लोब में यहां एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक यहां है। मेरी बात समझ में आ रही है? देख, ये डायग्राम ऐसे सीधा है, लेकिन मैं इसको तेरे को अगर ऐसे ट्रांसफर सेक्शन दिखाऊंगा तो एक यहां माइक्रोस्पोरेंजिया, एक यहां, तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया।
लोब और माइक्रोस्पोरेंजिया सेम नहीं है, लोब बड़ा स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में क्या है, एंथर बाहर से ऐसा दिखता है, 4 कॉर्नर वाला, अंदर उसमें काम की चीज ये होती है माइक्रोस्पोरेंजिया, बाकी फिर लेयर्स होती हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं, 4। ये कौन सा सेक्शन है, ट्रांसवर्स। अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो ऐसा दिखेगा कि जैसे ये लोब था और ये लोब था, इस लोब में यहां एक लाइन थी, एक लाइन यहां थी, वो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव, ये नीचे तक जाती है। अब एक बच्चा कह रहा है सर बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव है, नहीं बेटा, एक्चुअल में इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव नहीं कह रहे इसको। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली देख, अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं तेरे लिए, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, यहां पे आते हैं। अब देख ध्यान से, मैं ये समझा रहा हूं कि मेरे पास ये एक लोब हो गया लोब, इसको मान ले इधर थीका बोल देते हैं। तो यहां जो लाइन है, ये जो नीचे तक जा रही है, दिख रहा है नीचे तक जा रही है, ये है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव। यहां भी होगी, यहां भी होगी। वो किसको सेपरेट करिए, इस थीका को इस थीका से। अब यहां पर अंदर जो गोल स्ट्रक्चर है, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। तो ये एक लोब है, इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 2। ये एक लोब है, इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 2। ये माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में जब पॉलन ग्रेन आ जाएंगे, देख अभी ये माइक्रोस्पोरेंजिया, अब ये पॉलन ग्रेन दिखा रखे हैं, इनको पॉलन सैक्स कहेंगे। एक को सैक, एक से ज्यादा को पॉलन सैक्स। कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ बेटा। यहां तक हो गया, जल्दी बताओ, यहां तक हो गया? कितने लेक्चर लगेंगे, 5 से 6। 2 थीका में 4 माइक्रोस्पोरेंजियस। पॉलन सैक के अंदर बेटा प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, तो बताओ क्या करें? मत लो प्रेशर, एग्जाम मत दो, ऐसा थोड़ी होता है। लिख लिया? चले आगे बेटा, अगर लिख लिया तो आगे चलते हैं, बताओ आगे चले। मिड लाइन, बेटा मिड लाइन तो खाली जुड़ा हुआ है, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं। दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव हैं, यस लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव 2 हैं, एक इधर है और एक इधर है। किसको सेपरेट कर रहा है, थीका को। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही पढ़ा रहा हूं। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। फिर उसका सेक्शन में आपको दिखाऊंगा क्या है मेरे पास। ध्यान से देखना, आपके लिए इसमें क्या है, आपके इसलिए बताने के लिए कि जब मैं यंग एंथर की बात करता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यंग एंथर की बात करते हो तो यंग एंथर ऐसे हरा होता है, इस तरीके से वो हरा स्ट्रक्चर होता है यंग एंथर। ठीक है सर, हरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये यंग एंथर है। यंग एंथर का जब आप ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो, सही है,
जब आप यंग एंथर का इस तरीके से सेक्शन काटते हो ऐसे, तो आपको क्या क्या दिखेगा उस पर बात करेंगे। तो जब आप बात करते हो यंग एंथर की, सुनना ध्यान से, यंग एंथर की आप बात करोगे अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो यंग एंथर क्या होता है, उसमें सबसे पहले आपको यहां दिखेंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसे 4 कॉर्नर्स पे। यस, उसके अलावा यहां पर लेयर्स दिखेंगी। यहां पर आपको क्या दिखेंगी, इस तरीके से लेयर्स दिखती है, इस तरीके से आपको लेयर्स दिखेंगी ऐसे इसके बाहर। ये यंग एंथर का स्ट्रक्चर है। तो यंग एंथर में क्या होगा बेटा, हमारे पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। यस, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं, जिनके अंदर मियोसिस होगी। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेंगे। उसके अलावा हमारे पास आउटसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ लेयर्स होंगी। आउटसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, उन लेयर्स के नाम पढ़ने हमें, हमारे पास क्या है, फ्यू लेयर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यस, क्लियर है। अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, मैच्योर होगा तो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है, वो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है, हो सकता है हरा रह जाए, लेकिन मैच्योर होने के बाद उसके अंदर बदलाव हो जाता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो जब वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होगा तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। ठीक है, और रेडी टू ओपन हो जाएगा, मतलब खुलने के लिए ओपन, खुलेगा वो कहीं से। यस, तो इनके अंदर, इसके अंदर अब मुझे क्या दिखता है, थोड़ी लेयर्स कम दिखती हैं। यस, और यहां पर मेरे पास इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह यहां पर अंदर मुझे पॉलन ग्रेन दिखने लगते हैं। इसके अंदर यहां मुझे क्या दिखने लगते हैं बेटा, यहां मुझे क्या दिखने लगते हैं, पॉलन ग्रेन ऐसे। तो अब ये मैच्योर एंथर के अंदर क्या हो जाता है, इसको कह देते हैं पॉलन सैक्स। माइक्रोस्पोरेंजिया बदल के क्या बन जाता है, पॉलन सैक्स, ये बन जाता है। ये किसकी बात कर रहा हूं, मैच्योर एंथर की। किसकी बात कर रहा हूं, मैच्योर एंथर की, वो सूख जाता है। दूसरा, यहां पर छेद क्रिएट हो जाता है, यहां पर छेद क्रिएट हो जाता है जहां से पॉलन रिलीज हो सकते हैं। इसको कहते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। यहां पर आ जाती है लाइन, एक लाइन आ जाती है नीचे से, जैसे ये एंथर है, आप देखो ये वाला एंथर है, ध्यान से देखना बेटा। इसी एंथर को अगर मैं बनाऊं तो ये इस तरीके से दिखेगा, ध्यान से देख, यही एंथर इस तरीके से दिखेगा, ऐसा ऐसा होगा पूरा। यस सर, ऐसा ही होगा। तो इसमें क्या है आप समझो, ये जो एंथर है हमारे पास, ये इस तरीके से दिखेगा, ऐसा ऐसा ट्रांसफर सेक्शन में। तो यहां से और यहां से खुलने के लिए लाइन आ जाएगी। अब इसमें पॉलन सैक प्रेजेंट होंगे, क्या नहीं होंगे, इसमें क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। यस, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटा, देखो टॉपिक कैसे पढ़ना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, लेयर्स कौन सी हैं। यस, मैं डिटेल लिखाऊंगा, यंग एंथर और मैच्योर एंथर का डिफरेंस कराऊंगा आपको। तो यंग एंथर में वो सूख जाता है और रेडी टू ओपन हो जाता है। ओपन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, डिहाइसेंस। क्या वर्ड यूज करते हैं, डिहाइसेंस। डिहाइसेंस फ्रूट में भी होती थी, जैसे मूंगफली, मूंगफली ऐसे खुलती है, डिहाइसेंस। तो ये खुलने के लिए ओपन हो जाता है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। अब उसमें क्या है बेटा, उसमें मेरे पास पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन मतलब यहां पर इसके अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट होंगे, पॉलन ग्रेन। और यहां पर अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, यहां पर अंदर क्या है बेटा, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं ऐसे, उनको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सुनेंगे ध्यान से। यंग एंथर वो जगह है जहां मियोसिस होगी। किसी यंग एंथर में काफी सारी लेयर्स और स्ट्रक्चर होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जब ये मैच्योर हो जाता है तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन सैक में। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, उन्हें स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, वो यहां बन जाते हैं, क्लियर है। और यहां से लाइन बन जाती है जहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, उसे कहते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। मैच्योर एंथर कब बनता है, जब यंग एंथर में कुछ चेंजेस होते हैं अंदर और वो सूख जाता है और रेडी हो जाता है ओपन होने के लिए।
क्लियर है? आप बीच बीच में चेंजेस क्यों करते हो? क्या चेंज कर दिया? क्या चेंज कर दिया बेटा? सारिका फातिमा, क्या चेंज करा? कुछ चेंज नहीं किया। यहां तक ठीक है? पहले बताओ। टोटल 4 थीका है, अभी तो 4 है। माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट होता है पॉलन सैक में, यस। स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट होता है किसमें? पॉलन ग्रेन में, यस। स्पोरोजिनस यंग में होता है। यंग में 4 लेयर होती हैं, वो पढ़ेंगे हम, लिखवाऊंगा मैं यहां पर। यंग एंथर में टोटल 4 लेयर होती हैं। इसमें कितनी होती है? 4 लेयर। 4 लेयर्स कौन सी होती हैं अभी पढ़ेंगे डिटेल में। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। ये 4 लेयर है। इसमें कितनी लेयर होती हैं? इसमें क्या होते हैं बेटा? 4 पॉलन सैक लिख लो, क्योंकि एनसीईआरटी 4 ही लिखना चाहती है। मैंने पहले कभी 2 भी लिखवाया था, पर एनसीईआरटी क्या करती है, इन दोनों को लिख के सैक्स लिखती है। इसका मतलब वो 4 ही बोलना चाह रही है। क्लियर है? यस। इसमें 2 लेयर्स होती है। अब वो पढ़ेंगे कौन सी 2 लेयर्स, मतलब अब कम है लेयर, है ना, वो लेयर्स के नाम पढ़ेंगे हम। क्लियर? इनमें क्या प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा। इनमें क्या प्रेजेंट होता है बताओ? इनमें स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो हम सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? यंग का, और फिर उसमें क्या बदलाव होके मैच्योर एंथर पड़ा वो। पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम में फर्क समझ में आ रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक में फर्क समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी बेटा। यस, क्लियर है? यस। और पॉलन सैक भी समझ में आ रहा है? ठीक है। लाइन ऑफ डिआइसेंस वो है जहां लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव था। लाइन ऑफ डिआइसेंस कहां होगी? जहां पर क्या था? प्रीवियसली। प्रीवियसली मतलब पहले। प्रीवियसली क्या प्रेजेंट था सर? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव था। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट था। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बेटा पॉलन सैक 2 भी लिख सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एनसीईआरटी ने क्या किया, पहले समझ इस बात को। एनसीईआरटी ने इन दोनों पे लगा के पॉलन सैक्स लिखा है, तो इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक लिखते रहे। ऑल्दो क्या होगा मैं बताता हूं। फाइनली क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। आप समझिए इस बात को, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि एक ही है। इधर भी ऐसा एक ही लगता है। जैसे तू अगर ध्यान से देखेगा, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं एक तरीके से, है ना। तो हमें 4 ही लिखना चाहिए कायदे से, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है पुराने नोट्स में 2 लिखा हो। ठीक है, क्लियर है? बीच बीच में ऐड करता हूं। अच्छा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पहले था, वहीं पे लाइन ऑफ डिआइसेंस बन रही है। क्लियर है? माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है आप याद करो। स्पोरेंजियम क्या होता है? जहां मियोसिस होगी। तो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एंथर में छोटा स्पोरेंजियम। कितने होते हैं एक एंथर में? 4। अब वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पॉलन सैक में। यंग एंथर और मेच्योर एंथर में डिफरेंस होता है। उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसमें पॉलन सैक होते हैं। उसमें 4 लेयर होती है, इसमें 2 लेयर होती है। वो 2 लेयर के नाम लिखूंगा। उसमें होते हैं क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब इसको नीचे भी लिख सकते थे। स्पोरोजिनस टिश्यू यहां बीच में होते हैं। और यहां क्या होते हैं बच्चे? यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन। दोनों में फर्क है, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड होते हैं। ये वो डिप्लॉयड सेल है जिनकी मियोसिस होगी, और पॉलन ग्रेन वो है जो मियोसिस के बाद बने हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस। बेटा मिडल लेयर के बाद लिखा है टेपेटम। अभी मैं डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं यंग एंथर की। यंग एंथर की डिटेल आपको बताने जा रहा हूं, और डायग्राम से दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए।
ठीक है, क्लियर। ये एंथर का डायग्राम है, पहले इतना ड्रॉ कर लो, इतना लिख लो, मैं आगे चल रहा हूं। यंग एंथर का डायग्राम करा रहा हूं जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। अभी एंडोथीशियम पढ़ा है नहीं। आर एस यादव में बात करता हूं बेटा एक बार, है ना। लिख ले बेटा, लिख लिया। यस, चलें आगे, आ जाओ। ठीक है, कोई जैकेट गिव अवे नहीं करूंगा, गधा। मेरी जैकेट क्यों पहनेगा? एक बच्चा लिख रहा है सर सिलेक्शन के बाद अपनी जैकेट गिव अवे, क्यों? मैं कोई फुटबॉल मैच खिलवा रहा हूं तुम्हें? यार टीचर हूं, तुम अपनी जैकेट खुद खरीद दो। नहीं, कैसी कैसी बातें लिखते हो यार तुम लोग, ये गिव अवे की नौटंकी है, ये मत करो अब, इनसे कुछ नहीं होना, मैं बता रहा हूं। मान लो मेरे घर में नॉर्मल कपड़े हैं, जो मैं 300-400 रुपए की शर्ट लाता हूं, मैं 20,000 रुपए के जूते, 40,000 रुपए के जूते उन शर्ट के साथ रखूंगा, अच्छा लगेगा? आप सोचना कभी इस चीज को। मान लो मैं एक नॉर्मल घर में रहता हूं, मैं 1 करोड़ की गाड़ी लाके रख लूं उसे, तो वो अच्छी लगेगी? क्यों? क्योंकि मैंने ओवरऑल तो कुछ इनक्रीज। अच्छा ठीक है, चलो मेरा घर भी बड़ा हो गया, तो मेरे रिश्तेदार, मैं उनसे मिलने कैसे जाऊंगा? उनके पास तो नॉर्मल घर है, वो नॉर्मल से लोग हैं। मैं जाऊंगा तो फिर मेरे को ऐसा लगेगा यार मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, फिर मैं उनसे मिलूंगा ही नहीं। ऐसे क्या होगा कि मैंने पैसा कमा लिया, मैं तो रिच होके अलग हो गया सबसे, फिर फाइनली क्या होगा कि मैं इतना अलग हो गया कि मैं किसी से मिलता ही नहीं। तो पैसा जब तक आपकी वैल्यू बढ़ाए, आपके परिवार के लोगों की वैल्यू बढ़ाए और आपके जानने वालों के लोगों की वैल्यू बढ़ाए, तब तो फायदे की चीज है, नहीं तो नुकसान करता है। समझो इस चीज को। चलें आगे पढ़ें। हाँ, ये क्या हम ड्रॉ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे बेटा, पहले समझ लो ध्यान से। सबसे पहले समझो मैं क्या बना रहा हूं यहां पर। हमारे पास, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। बेटा मैं फिर कर देता हूं, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है ना। मैं फिर ड्रॉ कर देता हूं, आप ताकि बना लो। देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर यंग एंथर की बात करता हूं, तो यंग एंथर मुझे कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं एक एक लेयर को आपको सही से बताऊंगा। यंग एंथर कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें हमारे पास ये जो है, ये एपिडर्मिस है। ये जो बाहर लेयर बनाई है मैंने, ये एपिडर्मिस है। इसके यहां कॉर्नर्स पे सेल थोड़े पतले होते हैं, नहीं तो ऐसे काफी ठीक ठाक सेल्स होते हैं। जहां पे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है वहां पर वो पतले होते हैं, नहीं तो वो नॉर्मल टाइप के सेल्स होते हैं। पहले समझिए पूरी बात, इंपॉर्टेंट है ये आज का टॉपिक के
लास्ट उसमें हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो मैंने कौन सी बना दी है, एपिडर्मिस बना दी है। ये वाली लेयर है एपिडर्मिस है, यस और नो? ये वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, ये वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस है, समझेंगे? ठीक है, ये वाली लेयर हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस है। दिख गया? ठीक है, यहां पर थोड़ी पतली होती है। उसके बाद ये सबसे बाहर वाली लेयर हो गई, ये हो गई एपिडर्मिस। क्या पॉइंट्स लिखूंगा मैं इसके लिए? मान लो मैं आपसे कहता हूं आपको कुछ नहीं पता, तो मुझे बताओ एपिडर्मिस किसकी होगी, प्रोटेक्शन के लिए होगी, और किसकी बनी होगी, पैरेन्काइमा की होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर। साथ के साथ लिखो इसको, सिंगल लेयर होती है। यस, सही है। आउटर मोस्ट है, कैसी है, आउटर मोस्ट है। और कैसी, क्या रोल होता है उसका, क्या रोल होता है, प्रोटेक्शन। रोल क्या है बेटा इसका, प्रोटेक्शन है। क्या रोल है, प्रोटेक्शन। अब किसको प्रोटेक्ट करना है आपको पता है, अंदर पॉलन ग्रेन होंगे। अब इसके बाद मेरे पास थोड़े से बड़े साइज के सेल्स होते हैं ऐसे, ये सेल्स थोड़े से बड़े साइज के होते हैं। यहां पे इस तरीके के बड़े साइज के थोड़े सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस से बड़े होते हैं कंपैरेटिवली साइज में, ऐसे। ठीक है, ये सेल्स कंपैरेटिवली उससे बड़े होते हैं, एपिडर्मिस से बड़े होते हैं। अब ये लेयर जो है, जो एपिडर्मिस के अंदर बनी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लेयर हमारे पास बनी है, ध्यान देंगे, ये जो लेयर हमारे पास बनी है ये वाली, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने एंडोथीशियम। ये जो लेयर है, ये जो लेयर हमारे पास बनी है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, एंडोथीशियम रख दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका नाम हमने क्या रख दिया, एंडोथीशियम रख दिया। तो ये लेयर जो है, इसमें क्या होगा, मेरी बात समझिए ध्यान से, इस लेयर में इसका नाम, ये जो सेकंड लेयर है, थोड़े बड़े साइज के सेल्स हैं, इस लेयर का नाम हमने क्या रख दिया बेटा, एंडोथीशियम रख दिया। ये जो लेयर है इसका नाम हमने एंडोथीशियम रखा, एंडोथीशियम एपिडर्मिस के अंदर होती है। अब इसमें एक खास चीज मिलती है, यहां पर समझना, आप लोगों को याद है कि इसे रेडियल वॉल कहते हैं, किसी को याद है कि नहीं याद है, किसी को याद है? इसको रेडियल वॉल कहते थे और इसको इनर टेंजेंशियल वॉल कहते हैं, टेंजेंट वाली वॉल, ये रेडियल वॉल है। यहां पर सेलुलोज थिक की थिकनिंग होती है जो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एंडोथीशियम इनर टू एपिडर्मिस है। इनर टू क्या है बेटा, एपिडर्मिस है, इनर टू एपिडर्मिस है। यस और नो? कैसे सेल्स हैं, थोड़ा सा लार्ज साइज के सेल्स हैं, लार्ज साइज के सेल्स हैं, एपिडर्मिस से बड़े हैं। दूसरा क्या है, उसमें क्या है कि सेलुलोज लगा होता है, सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, थिकनिंग बोल सकते हैं उसको। कहां पर, ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे। टेंजेंट समझ में आता है? देखो किसी सेल का ये रेडियस है तो ये टेंजेंट है, ये भी है, ये भी है। तो टेंजेंशियल कौन सी, इनर टेंजेंशियल वॉल पे हमारे पास सेलुलोज डिपॉजिट होता है। इसका रोल क्या है बेटा, अगर आप इसके रोल की बात करें, एंडोथीशियम के रोल की, तो इसका रोल है, ध्यान से सुनेंगे, इसका रोल है, रोल क्या है, एक तो प्रोटेक्शन प्लस एंड हेल्प करता है डिहाइसेंस में, हेल्प इन डिहाइसेंस, डिहाइसेंस मतलब ओपनिंग में। क्लियर है? अब इसके अलावा हमारे पास कुछ सेल्स थिक लेयर होती है यहां पर, ऐसे ऐसे कुछ सेल्स थिक होती है, वो मतलब कई लेयर होती है, ऐसे ऐसे कई लेयर होती है सेल्स की, ये ऐसे, इनको कहते हैं मिडल लेयर। इनको हम क्या कहते हैं, मिडल लेयर्स कहते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, मिडल लेयर बोलेंगे। तो ये वाली हमारे पास क्या बन गई, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट हमारे पास एपिडर्मिस आ गया, सेकंड एंडोथीशियम, थर्ड मेरे पास क्या आ गया बेटा, मिडल लेयर आ गया। मिडल लेयर अगर आप ध्यान से देखोगे
ये 1 से 3 सेल थिक होती है, मतलब एक सिंगल लेयर भी हो सकती है और 3 लेयर तक हो सकती है, सेल थिक होती है। यस, क्लियर है? 1 से 3 सेल लेयर थिक होती है, क्लियर है? इसका काम भी बेटा प्रोटेक्शन है और ये हेल्प करती है डिहाइसेंस में। कैसे करेगी वो भी बताएंगे, लेकिन इसका एक मेन रोल होता है, वो आगे देखते हैं। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो इसमें जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हो सकते हैं वो यहां होती है अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब यही पॉलन ग्रेन में सबसे ज्यादा मदद करती है ना। इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं, कई बार ऐसे एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है। इस लेयर का नाम है टेपेटम। इस लेयर का क्या नाम है? टेपेटम नाम है। इस लेयर का क्या नाम है? टेपेटम। आप देख सकते हो टेपेटम है। तो ये लेयर जो है, जो मिडल लेयर के अंदर है, इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? टेपेटम बोल रहे हैं। टेपेटम, टेपेटम नाम है। यस, तो ये इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर है। इसका काम क्या होता है कि यहां पर अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे, पर उससे पहले यहां पर डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। यहां पर हमारे पास क्या होते हैं बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। यस, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो कैसे सेल्स होते हैं? डिप्लॉइड। यस, डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टेपेटम ये वाली लेयर है। यस, वो क्या हो सकती है? उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होगा बताओ? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव लेयर है। कैसी लेयर है? एक्टिव लेयर है। यस और नो? ये रही बेटा टेपेटम, ये रही। वो बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और वो बहुत सारे काम करती है। मान लो पॉलन ग्रेन है, उसकी एक्साइन बनानी है, आउटर मोस्ट लेयर बनानी है, तो ये क्या करती है बेटा? ये क्या करती है? इसका जो रोल है ना, वो क्या है अभी यहां पर लिखेंगे, बाद में अलग से भी बता रहा हूं। ये क्या करती है? प्रोवाइड नरिशमेंट करती है। किसको प्रोवाइड नरिशमेंट? किसको? डेवलपिंग पॉलन को। प्रोवाइड नरिशमेंट किसको? टू डेवलपिंग पॉलन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैं टेपेटम अलग से अगली स्लाइड पे बता रहा हूं कि वो और क्या करती है। तो डेवलपिंग पॉलन को एक्चुअल में क्या होता है? टेपेटम क्या है? उसमें 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं। उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। किसी के डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब हुआ कि वो काफी ज्यादा एक्टिव लेयर है। मेरी बात समझ में आ रही है? काफी ज्यादा एक्टिव लेयर होती है टेपेटम। इसको पॉलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू से जो पॉलन ग्रेन बनता है उसको हेल्प करती है। तो नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन। और क्या करती है बेटा? हेल्प करती है पॉलन डेवलपमेंट में, हेल्प इन पॉलन डेवलपमेंट। क्लियर है? यस और नो? तो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे? यहां पर थोड़ी सी लेयर्स पतली होती हैं, यहां से पॉलन रिलीज हो सकता है, लेयर्स एपिडर्मिस भी कम होती है और ये भी सूखती है। ये वो पॉइंट है जहां पर वो क्या बनता है? लाइन ऑफ डिहाइसेंस यहीं पर बनती है। ये अभी कौन सी है? यंग एंथर है। ये किसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है बेटा? यंग एंथर का बनाया। यंग एंथर में सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस। उसके बाहर एंडोथीशियम, फिर मेरे पास मिडल लेयर, इसके अंदर वाली लेयर टेपेटम। यस, क्लियर है? उसके अंदर मेरे पास क्या है? ये स्पोरोजिनस टिश्यू। कैसे हैं? डिप्लॉइड सेल्स हैं। इन्हीं से पॉलन ग्रेन बनता है। इन्हीं से क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, सुने ध्यान से। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि जो आउटर मोस्ट 3 लेयर है, आउटर मोस्ट 3 लेयर कौन कौन सी? कौन सी? एपिडर्मिस, मिडल लेयर एंड टेपेट, सॉरी, मिडल लेयर और एंडोथीशियम। एंडोथीशियम पहले लिखना था। ये हेल्प करते हैं किसमें? हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो हेल्प करते हैं किसमें? प्रोटेक्शन में और डिहाइसेंस में। यहां तक बात समझ में आ रही है? नरिशमेंट का मतलब होता है नरिशमेंट देना बेटा।
यस, नरिशमेंट मतलब खाना देना। जैसे पॉलन ग्रेन डेवलप करेगा ना, उसको खाना देना होगा, तो उसे नरिशमेंट देते हैं। और कैसे करता है वो भी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताओ पॉलन ग्रेन कहां बनेगा। ये जो एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा जो एक बॉक्स है ना, जिसमें एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। आप समझो, ये पूरा एक बॉक्स जिसमें एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। यस। अच्छा, यहां पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको कनेक्टिव्स कहते हैं। कनेक्टिव्स क्या होता है? हाँ भाई, कनेक्टिव्स क्या होता है मैं बता देता हूं, मेरी बात सुनो। कनेक्टिव्स क्या होता है? जैसे मान लो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, यहां पर एंथर जुड़ा है, यहां पर एंथर जुड़ा है, सही है। तो इसके जो सेल्स जहां दिखेंगे अटैचमेंट, जैसे मान लो ये तो ट्रांसफर सेक्शन काटा है ना, तो फिलामेंट जो है उसके सेल्स भी तो हैं ये। जैसे ये फिलामेंट है, ये एंथर है, तो ऐसा नहीं कि फिलामेंट यहीं अटैच होता है एंथर पे, यहां तक नहीं होता, पूरा ऊपर तक गया होता है। तो पूरा ऊपर तक जब गया, तो जब ट्रांसफर सेक्शन काटूंगा तो पॉइंट की फॉर्म में दिखेगा, वो यहां होता है कनेक्टिव्स। तो कनेक्टिव्स है ये, कनेक्टिव स्पेलिंग ठीक से लिखो, CONNECTIVES, कनेक्टिव्स। तो कनेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? ये वो सेल्स होते हैं जहां फिलामेंट अटैच था। समझ में आया? अभिषेक मैथिली मैंने देख लिया बेटा, आपकी बात देख ली, मैं एक बार उसको करता हूं। ठीक है, अंशु आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना या कहीं से मैसेज करना, ताकि आपके नंबर पे मैं हेल्प करा सकूं। ऐसे आप यहां लिखोगे पता नहीं चलेगा। बेटा पैर फ्रैक्चर हुआ था, हाथ थोड़ी फ्रैक्चर हुआ था। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो कि तुम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो बेटा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो ठीक है, पैर फ्रैक्चर हुआ तो पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। देख बच्चे, मैं फिर तेरे को बोल रहा हूँ, तेरी कहानी कोई नहीं सुनेगा जब तक तू सिलेक्ट नहीं होगा। सेम चीज हम लोगों के साथ भी है। मान लो हम ये बोलते रहे कि यार हमने ये किया था, वो किया था, लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, उस बात की तब तक वैल्यू नहीं है जब तक हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, तब उस बात को कोई सुनेगा ना। इसीलिए सही चीज सही समय का वेट करो, एफर्ट बढ़ाते रहो, मेहनत करते रहो। और लाइफ ऐसी ही चलती है, हमेशा एक जैसी कैसे चलेगी? ऐसा कौन सा घर है जिसके अंदर भाई बहन नहीं है, जिनके यहाँ रिश्तेदार नहीं है? शादियां ब्याह सबके यहाँ होगा, सबके यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है, सबके यहाँ पैसों की थोड़ी बहुत कमी रहती ही है, दिक्कतें चलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कई बार फैमिली में फादर मदर में भी टेंशन हो जाती है, तो वो कई बार ब्रदर के साथ टेंशन हो जाती है, कई बार और भी चीजें चलती रहती है बेटा। लाइफ ऐसी ही है। अगर लाइफ बहुत आसान चल रही हो तो फिर वो लाइफ क्या, मजा कैसे आएगा उसमें? मजा मतलब कि आपको मजा इस चीज का नहीं है कि आपको मतलब दुख का मजा नहीं, जब खुशी होगी उसका मजा नहीं आएगा जब तक आपको प्रॉब्लम फेस ना करने को मिले। तो थोड़ा सा अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ इन चीजों की। आप छोटे हैं अभी, जब तक थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे चीजों को, तो आप पैनिक करना कम करोगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपके पेरेंट्स में और आप में एक डिफरेंस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आती है
वो नॉर्मली आपके साथ बैठते हैं, बात भी करते हैं, हंसते हंसते हैं, लेकिन उनको पता है कि बैक एंड में मुझे इतने पैसे इकट्ठा करके यहाँ देने हैं, वहां देने हैं। तो वो उन प्रॉब्लम से वो पैनिक नहीं करते। मान लो नहीं हो पाएगा तो कुछ ना कुछ देखेंगे ना। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि मान लो कुछ टूट गया, पैर में टूट गया या कुछ बीमार हो गए, वो सबको एक साइड रख के लगातार मेहनत करना है। क्लियर है? यस। यस। बेटा जिनके बायो में कम है, एक बार सीरियसली फॉलो करें, है ना, सीरियसली फॉलो करें। जो टेस्ट वगैरह मैं ला रहा हूं चीजें, वहां से करें उसे, है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से टेपेटम का रोल क्या है ना। ये लास्ट टॉपिक रहेंगे आपके आज के। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किस तरीके से टेपेटम काम करता है, पर उससे पहले आप जरा देखें टेपेटम कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए ये टेपेटम की लेयर है, आप उसी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यंग एंथर, और उसके नीचे का ये टॉपिक है। क्या होता है इस तरीके से, मेरे पास ये टेपेटम है। आपको पता है कि टेपेटम में सर आपने एक से ज्यादा ऐसे न्यूक्लियस भी बनाए थे। ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बाई मल्टी न्यूक्लिएट होती है, ये टेपेटम की लेयर है। कई न्यूक्लियस है डेंस साइटोप्लाज्म में इसमें, ठीक है सर, सही है। तो ये टेपेटम की बात हो रही है ना। उसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, बाई मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है टेपेटम, है ना। इस तरीके का टेपेटम है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, यहां पर वो सेल्स होते हैं जिनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज कहते हैं, है ना। ये स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स होते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू एक डिप्लॉयड सेल है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? एक डिप्लॉयड सेल्स है। क्या है? डिप्लॉयड सेल्स है। डिप्लॉयड सेल्स है, ध्यान से देखना। अब क्या होता है, इन स्पोरोजिनस टिश्यूज के सेल्स के बीच में आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होता है। आपस में क्या होता है, इस तरीके से प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? स्पोरोजिनस टिश्यूज के सेल्स के बीच में हमारे पास इस तरीके से प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को कि प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन किसके बीच में है? कनेक्शन किसके बीच में? बिटवीन स्पोरोजिनस टिश्यू। किसके बीच में? स्पोरोजिनस टिश्यू के बीच में। क्लियर है? यस और नो? स्पोरोजिनस टिश्यू के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन है। क्लियर है बेटा? यस। 5 मिनट दीजिए, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसके बाद क्या होता है कि मुझे कनेक्शन तोड़ने, हर एक सेल को अलग काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक केमिकल हर एक सेल डिपॉजिट कर लेता है, उससे ये अलग अलग हो जाता है। उस केमिकल को कहते हैं कैलोज। तो कैलोज नाम का एक केमिकल इसमें डिपॉजिट हो जाता है ऐसे। कैलोज, कैलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन टूट जाते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग डेवलप करना है। हर एक सेल अलग मियोसिस करेगा। तो ये जो सेल्स हैं, इन्होंने क्या किया, कैलोज नाम का केमिकल डेवलप किया। कैलोज ने क्या किया, कैलोज की लेयर आ गई अराउंड सेल, तो उससे कनेक्शन टूट गया। उससे वो कनेक्शन टूट गया। मुझे कनेक्शन क्यों तोड़ना है? क्योंकि हर एक सेल कनेक्शन ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, हर एक सेल, ईच सेल अब अलग काम करेगा। कैन एक्ट एज पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल क्या होता है बेटा? जिसमें मियोसिस हो सके। तो पॉलन मदर सेल की तरह काम करेगा हर एक सेल, हर एक सेल। और उसकी क्या होगी, मियोसिस होगी। तो जब उसकी मियोसिस हो गई, मेरी बात सुनो, उसकी मियोसिस हो गई, तो मियोसिस होके हर एक सेल से 4 सेल बन जाएंगे ऐसे। हर एक सेल से 4 सेल बन गए। तो और उसके बाहर क्या आ जाएगी, इस तरीके से कैलोज की लेयर है। इस तरीके से कैलोज की लेयर है, और उसके अंदर 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
इस तरीके से कैलोज की लेयर है, आप समझो ये कैलोज की लेयर है। ये क्यों बनी? क्योंकि ये कनेक्शन तोड़ने थे। क्यों तोड़ने थे? हर एक सेल को अलग डेवलप करना था। ईच सेल शुड डेवलप सेपरेटली, शुड डेवलप सेपरेटली। क्या इतनी बात में कोई फर्क है? हर सेल को अलग डेवलप करना था, इसीलिए कैलोज की लेयर आ गई। किसके अंदर चल रहा है ये सब? टेपिटम के अंदर। अब क्या होगा बेटा, मेरे पास 4 माइक्रोस्पोर है, 4 माइक्रोस्पोर है इनसाइड कैलोज लेयर। अब क्या मैं इनको अलग करना चाहूंगा? यस। तो टेपिटम क्या करता है? एक एंजाइम रिलीज करता है कैलेज, जिससे क्या होगा, ये कैलोज लेयर डाइजेस्ट हो जाती है। तो कैलोज लेयर डाइजेस्टेड बाय कैलेज, बाय कौन सा एंजाइम? कैलेज। कैलेज कौन रिलीज करता है? रिलीज बाय टेपिटम। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये कैलोज डाइजेस्ट हो गई और ये चारों माइक्रोस्पोर अलग हो गए। हर माइक्रोस्पोर एक अलग पॉलन ग्रेन बना देगा। ईच माइक्रोस्पोर क्या देगा? पॉलन ग्रेन देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ईच माइक्रोस्पोर क्या देगा? गिव पॉलन। ये क्या है? 4 माइक्रोस्पोर है। मेरी बात समझो ध्यान से। ये सेल्स क्या है सर? ये डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस हुई तो कितने सेल बन गए? 4 बन गए। पर इसके बाद ये केमिकल है, इसने इनको साथ रखा हुआ है, तो मैंने ये डाइजेस्ट कर दिया। तो हर माइक्रोस्पोर क्या देगा? फिर पॉलन ग्रेन देगा। मुझे अलग करना क्यों जरूरी है? नहीं तो क्या होगा, 4-4 पॉलन ग्रेन एक पैकेट में आ जाएंगे। क्लियर है? तो इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं कि टेपिटम का क्या रोल है, रोल ऑफ टेपिटम क्या है, तो सबसे पहला रोल क्या है बेटा? वो नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पॉलन को। वो इस डेवलपिंग यहां पे जो होगी क्या देगा? प्रोवाइड नरिशमेंट। प्रोवाइड नरिशमेंट किसको? डेवलपिंग पॉलन को, टू डेवलपिंग पॉलन। पहला रोल तो ये हो गया। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा क्या है जो आपको ध्यान रखना है? इट रिलीज कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम। अब आप अगर किसी पॉलन ग्रेन को देखेंगे, पॉलन ग्रेन को देखेंगे, उसके बाद एक लेयर होती है ऐसे एक्साइन की, इस तरीके से लेयर होती है एक्साइन की। ये लेयर कौन रिलीज करता है? टेपिटम। तो टेपिटम क्या करता है? टेपिटम प्रोड्यूस ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल सुना है आपने? मतलब छोटे छोटे केमिकल्स। प्रोड्यूस यूबिश ग्रेन्यूल, एक केमिकल होता है यूबिश ग्रेन्यूल, विच फॉर्म एक्साइन, जो क्या बनाएगा बेटा? एक्साइन बनाएगा। एक्साइन बनाएगा। तो एक्साइन कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के पैर में चिपकते हैं, चिपकते हैं ना, तो वो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए हमारे पास एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं पॉलन किट, विच मेक पॉलन स्टिकी। पॉलन को क्या बना देगा? स्टिकी, चिपकने वाला। और ये रिलीज कौन करता है? रिलीज बाय टेपिटम। तो आपको ध्यान रखना है पॉलन किट सही है, कौन रिलीज करता है? टेपिटम रिलीज करता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया नहीं आया? बताओ बेटा। कैलोस क्यों बना था? क्योंकि ये सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए थे, इनको अलग करना जरूरी था, क्योंकि हर एक सेल क्या करेगा? मियोसिस करेगा। अलग किया कैलोस की वजह से। पर दिक्कत यह है कि अब मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर बन गए, हर एक पॉलन बनाएगा, ऐसे तो पॉलन जुड़े रहेंगे, तो ये कैलोस को भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। वो कौन करता है? कैलेज। और ये कौन बनाता है? टेपिटम। तो अगर आप ध्यान से देखें, टेपिटम के जो हमने रोल लिखे हैं 3-4, तो नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पॉलन को, कैलेज नाम का एंजाइम बनाता है, एक केमिकल के पैकेट्स बनाता है, उसे कहते हैं यूबिश ग्रेन्यूल, जो क्या बनाती है? पॉलन की आउटर लेयर, जिसे एक्साइन कहते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए चाहिए पॉलन किट, ये टेपिटम बनाता है। बस इतना ही कर रहे हैं हम लोग आज। ठीक है,
सी पॉइंट रिपीट करता हूं बेटा, मेरी बात सुन। टेपिटम क्या करता है, लगातार कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। जैसे आपने पढ़ा है ना कि मेरे पास सेल कुछ केमिकल रिलीज करता है, जैसे मान लो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, ऐसे ही टेपिटम के सेल्स केमिकल रिलीज करते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स। एक साइंटिस्ट ने उन्हें डिस्कवर किया था, उनका नाम यूबिश था, तो उनका नाम यूबिश ग्रेन्यूल है। तो यूबिश ग्रेन्यूल आर केमिकल, सही है, जो क्या बनाते हैं, एक्साइन बनाते हैं। एक्साइन आपने सुना है, पॉलन की आउटर मोस्ट लेयर। यस बेटा, कनेक्शन जो है, कनेक्शन टूटने के बाद इनको मैं पॉलन मदर सेल कह सकता हूं। दीज आर पॉलन मदर सेल। उससे पहले ये स्पोरोजिनस टिश्यू बोल सकते हैं। तो कनेक्शन क्यों था, ये सेल्स आपस में बात कर रहे थे। कनेक्शन इसलिए तोड़ना है कि हर एक सेल एक अलग पॉलन ग्रेन मतलब मियोसिस करे। कनेक्शन तोड़ दिया, उसके लिए किससे तोड़ा, कैलोज बना के। कैलोज पर क्या करेगी, कैलोज के साथ प्रॉब्लम यह है कि कैलोज ने एक सेल को कवर किया हुआ है जिसकी मियोसिस होनी है। भाई मियोसिस होने के बाद वो चारों सेल अंदर ही रह जाएंगे और चारों पॉलन एक साथ जाएंगे फिर, तो उसको डाइजेस्ट करना है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ये कैलेज एंजाइम नहीं होता, तो उसका मतलब उसमें चार चार पॉलन एक साथ पॉलिनेट होते हैं, है ना, उन्हें कहते हैं कंपाउंड पॉलन। यस, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है, बता दिए बेटा। स्टिकी पॉलन का मतलब चिपकने वाला, स्टिकी पैरों में चिपकेगा। स्पोरोपोलन इन बेटा एक्साइन है ना, यूबिस ग्रेन्यूल विच फॉर्म एक्साइन। एक्साइन किसकी बनी हुई है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, उसमें स्पोरोपोलेनिन होता है। तो एक तरीके से यूबिस ग्रेन्यूल क्या है, स्पोरोपोलेनिन बना रहा है। यस ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा हटाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बेटा हर एक सेल अलग काम करना चाहिए, इसकी मियोसिस पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, इनको अलग करना है। ये डिप्लॉइड सेल्स हैं। अब जब मियोसिस हो जाएगी तो अंदर 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, अब चारों अलग अलग पॉलन बनेंगे। ठीक है, रुतबा फयाज करते हैं बच्चे इसके लिए। चलिए एंड कर रहे हैं सेशन, थैंक यू सो मच, यहां तक लिख लीजिए। यस कल करेंगे आगे। कनेक्शन बेटा, जब तू कनेक्शन कैसे टूटेगा, पाइप बंद कर देगा तो कनेक्शन नहीं टूट जाएगा। थैंक यू सो मच। थर्सडे क्लास है बेटा आपकी, थर्सडे 1:15